नावल जो चिरागे जहाँ थे बुझे हुए। राइटर एम सुल्ताना फखर। नीम तारीख से वसी और इस ड्राइंग रूम में जिसके चारों कोनों में शेड से खारिज होती सब्जी माइल हल्के पावर के बल्ब की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। आतिशदान के आगे वो सोफे में धंसा सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। उसकी अदाओं से बेचैनी मुतशरह थी। वजह से चेहरे पर तनों और सामने वाले कारपेट पर मरकूज बेहद चमकीली सी निगाहों में शक व शुबहात और गम व गुस्से की कैफियतें बड़ी नुमायां थीं। यूं जैसे ज़ब्त की इंतहा तक पहुंचने के बावजूद बर्दाश्त की कुव्वत पारा पारा हो रही हो, मगर बेयकीनी और बदगुमानी इन बिखरी सिमटती कैफियतों को बेलगाम होने का मौका नहीं दे रही हो। बहरहाल, अगर ये उसकी बदगुमानी ही थी और वो भी किसी कदर ढकमल यकीन, मगर उसके कानों में बार बार वक्फे वक्फे से वही मर्दाना भारी सी धीमी आवाज़ कहीं दूर बजते खतरात के सायरन की तरह गूंज रही थी। हाँ, ये आवाज़ बड़े वाज़े तौर पर पूरे होशो हवास के साथ अभी कुछ ही देर पहले उसने खुद अपने कानों से सुनी थी। गो देखा कुछ भी न था, क्योंकि अमरीकी तर्ज के टेक के पॉलिश शुदा दरवाजे में कोई की होल था, न झरी जिसकी राह अंदर अपनी ख्वाबगाह का मंजर देखा जा सकता। मगर आलिया की वो खुशामदाना सी सरगोशियां और मर्दाना भारी आवाज में किसी की खुसर फुसर इतनी वाज़ेह थी कि एक ऊंचा सुनने वाला इंसान भी आसानी से उसे सुन सकता था। उस पर अंदर उसकी ख्वाबगाह में हल्की हल्की खटर पटर भी हो रही थी। थोड़ी देर दरवाजे से कान लगाए वो ख्वाबगाह से आती इन गैर मुबहम सी मशकूक आवाज़ों से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि कहीं उसकी समात धोखा तो नहीं खा रही। फिर एकदम ही दरवाजे का हैंडल घुमाकर ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी आलिया ख्वाबगाह के ऐन वस्त में खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखों से जिनका वो शहदाई था, हल्का हल्का सा खौफ हवेदा था और उड़ी उड़ी रंगत के साथ वो उसी तरफ देख रही थी। मगर वो उसे नजरअंदाज करता हुआ तेजी से उसी दरवाजे की तरफ झपटा जो इमारत के दाएं सिमत उकबी हिस्से तक जाती रवश की तरफ खुलता था और जिस पर पड़ा पर्दा अब भी आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। उसने एक झटके से पर्दा हटाया। दरवाजा गो अंदर से बंद था, फिर भी उसने चटखनी गिराकर उसे खोला और बाहर झांक कर देखा और फिर चटखनी चढ़ाकर आलिया की तरफ पलटा, जो किसी रंगे हाथों पकड़ लिए जाने वाले मुजरिम की तरह निगाहें फर्श पे गाड़े चेहरा झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसका सहमा सहमा अंदाज, निगाहें गिराना, उसकी खामोशी और बदहवासी, गर्ज ये कि उसकी एक एक अदा उसके मुजरिम ज़मीर होने की गवाही दे रही थी। उसने उसके नज़दीक आकर अपनी जलती सुलगती नज़रें उस पर मरकूज करके बड़े सख्त लहजे में पूछा, ये तुम किससे बातें कर रही थी? कौन था वो? कौन? आप क्या कह रहे हैं? आलिया ने बड़े ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी लरजती कांपती आवाज़ उसकी बनावट की चुगली खा रही थी। कम अज़ कम आज़र को तो ऐसा ही महसूस हुआ। वो जज़्ब में आकर बोला, तुम मुझे पटाने की कोशिश ना करो अय्यार लड़की। सच सच बता दो कि वो कौन था। पता नहीं आप ये क्या कह रहे हैं? जब कोई था ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं कि कौन था? और वो भी ऐसे नावक्त, भला कौन मेरे पास आ सकता है? आलिया यूं बोली जैसे उसके सवालों से आजिज आ गई हो। देखो, मुझे फरेब देने की कोशिश ना करो। मक्कार औरत, सच बताओ कि वो कौन था और रात की तन्हाइयों में तुमसे मिलने क्यों आता है? आलिया की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने पर उसे ताव आ गया। उसने आलिया को शानों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मैं चाहूं तो मार मार कर भी तुमसे सब कुछ उगलवा सकता हूँ, समझी? मगर मैं इंतहाई शराफत से काम ले रहा हूँ। मैंने खुद उसे तुमसे बातें करते सुना है। अब तुम सीधी तरह बता दो कि वो कौन है। आप ये क्या कह रहे हैं आज़र? आपके सिवा मेरे पास भला कौन आ सकता है, वो भी इस बंद कमरे में? क्या आप मुझे ऐसा ही गया गुजरा समझते हैं? क्या मैंने आज तक कोई ऐसी नाजेबा हरकत की है जिस पर आपको मुझे टोकना पड़ा हो, इतनी सख्त किस्म की बाज़-पोर्स करनी पड़ी हो? उसके सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश में आलिया के पंखड़ियों के मानिंद नाजुक होंठ सूख कर रह गए थे। मगर ये पर्दा क्यों हिल रहा था? और तुम पागलों की तरह आप ही आप क्यों बोल रही थी? उसने फिर बड़ी कड़ी नज़रों से उसे देखकर सवाल किया था। मैं आप ही आप बोल रही थी? नहीं तो? नहीं, वो तो आज फिर मुझे वही महसूस हुआ था, इसलिए मैंने पर्दा हटाकर देखा था। मगर मगर वहाँ तो कुछ भी न था। वो किसी तरह कबूल करके नहीं दे रही थी। टिप-टिप बहुत से आंसू उसके रंग उड़े रुखसारों को भिगोते उसके लिबास में जज़्ब होने लगे। उसकी
आहुए फितन जैसी आंखों में अब्रे बारां का समा देखकर मजीद कुछ पूछना उसने बेकार ही समझा। एक झटके से उसके शानों पर से हाथ हटाए और ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर जहां कॉरिडोर से लेकर ड्राइंग, डाइनिंग, लॉबी, लाउंज, किचन और इमारत के बाहर फैले खुनक और मुहीब अंधेरों में डूबे लॉन्स और रविशों पर सन्नाटे और तारीकी का राज था। मगर खामोश और साकित होने के बावजूद हर शय जैसे वक्त के किसी भी लम्हे में उसमें जान पड़ जाएगी और बोल उठेगी। उसे खौफ नहीं, कुछ वहशत सी होने लगी। मगर दिमाग अभी तक सुलग रहा था, क्योंकि आज आलिया की यकीन दहानी, उज़र, माजरत उसे मुतमईन न कर सकी थी। हालांकि वो आलिया की बातों से किसी हद तक मुतासिर ज़रूर हुआ था, इसलिए कि अपनी 3 साला अज़दवाजी ज़िंदगी में उसे एक बार भी आलिया को टोकना नहीं पड़ा था। वो थी ही ऐसी मामला शनास, खुददार, बेजुबान और बेज़रर सी। अम्मा अपनी जहर आलूद बातों से उसका दिल और जिगर छलनी कर देती थी, मगर वो मुंह से उफ तक न करती थी। और तो और आजिर के सामने भी कभी हुर्फ़े शिकायत जुबान पर न लाती थी। उस पर फर्ज शनास ऐसी कि अगर आधी रात को भी कोई उसे आवाज़ देता तो उसका काम करने के लिए कमर बस्ता हो जाती। अम्मा की अमलदारी में घर का काम संभालना तो खैर मुमकिन ही न था, लेकिन अम्मा ने उस पर जिन कामों का बोझ डाला था, उन्हें अपनी बिसात से बढ़कर वो मुस्तैदी और खुश उसलूबी से अंजाम देती थी। और फिर शौहर की चाहत का ये आलम कि उसकी ज़रा सी तकलीफ और परेशानी पर बेचैन हो उठती थी। वो जो कहता था वही करती थी। आज़र को उसका बार बार मैके जाना पसंद न था, इसलिए उसने मैके जाना भी कम कर दिया था। मगर ये बात जिसे वो पिछले कई माह से बहुत मामूली और बेहकीकत समझता आ रहा था, उसे अब महज एक वहम और धोखा समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी समात में वो मर्दाना आवाज़ और आलिया की खुसर-फुसर महफूज कर ली थी। और अब वो इसी नतीजे पर पहुंचा था कि आलिया उसे पिछले चंद माह से धोखा देती आ रही है। आतिशदान के नज़दीक रखे फोम के सोफे में धंसकर और सिगरेट पे सिगरेट फूंक-फूंक कर वो हालात की कड़ियां मिलाने लगा। ये सिलसिला तो पिछले कई माह से जारी था। तकरीबन अब से 5 माह पहले एक रात, जब वो अपनी ड्यूटी भुगता कर वापस घर आया, तो हस्बे मामूल अपने मखसूस अंदाज में दरवाज़ा खोलकर उसने देखा। आलिया बड़ी खौफजदा सी अपने बेड के करीब खड़ी दूसरे दरवाजे पर पड़े हिलते हुए पर्दे को देख रही है। ये दूसरा दरवाज़ा इमारत की दाएं सिमत अकबी हिस्से तक जाने वाली रवश की तरफ खुलता था। उसे भी एक तजस्सुस सा पैदा हुआ। उसने दबे दबे कदमों से आलिया के नज़दीक आकर पूछा, क्यों भई, क्या देख रही हो? और आलिया एक दबी दबी चीख के साथ डर कर उछल पड़ी और वो उसके इस बुरी तरह डर जाने पर हंसने लगा। भई आखिर बताओ तो सही कि माजरा क्या है? तुम किस चीज़ से इस कदर खौफज़दा हो रही थीं? उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं। वो आलिया ने बौखलाए हुए अंदाज में इधर उधर देखा और फिर फंसी फंसी आवाज में पर्दे की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये पर्दा। हाँ, ये है तो पर्दा ही, मगर तुमने किसी भूत वूत को तो इसमें समाते नहीं देख लिया? वो उसे छेड़ने की गर्ज से मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, बस वो मैं खौफ के मारे आलिया के मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। वो तो पहले ही समझ गया था कि वो किसी चीज से खौफजदा हो गई है। उसका डर मिटाने को वो उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो आलिया ने उसका बाजू पकड़कर कहा, नहीं नहीं, दरवाजा तो अंदर से बंद है, मगर ये पर्दा पता नहीं क्यों हिल रहा था, जबकि पंखा भी नहीं चल रहा। अरे तो कोई बिल्ली या चूहा होगा, बल्कि चूहा ही हो सकता है, क्योंकि बिल्ली तो इतनी सी झरी में से नहीं गुजर सकती। तुम ख्वामखा ही डर गई। और फिर अपना कोट उतारने लगा तो आलिया उसका बाजू छूकर जल्दी से दूसरी तरफ घूम गई। वाह, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी डरपोक भी हो सकती हैं, वरना कोई बॉडीगार्ड जरूर छोड़ कर जाता। उसने कोट उतारकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ते हुए हंसकर कहा और फिर कोट को हैंगर पर लटकाकर उसके नजदीक आकर बोला, सबसे बड़ा आसेब तो मैं हूँ, मुझसे डरो तो कोई बात भी हो। ये चूहों और बिल्लियों से डरना भी भला कोई माकूलियत है? वो हंस ही नहीं रहा था, बल्कि बड़ी वारिफ्ता नजरों से उसके खूबसूरत और मासूम से चेहरे को तक रहा था। मगर वो शर्माने की बजाय कतराती सी लग रही थी। कम से कम उसे तो कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। मगर वो तो उसकी भोली भाली और मोहनी सी सूरत का दीवाना था, और अपनी माँ बहनों की ज्यादतियों का इजाला वो अपनी बेपनाह चाहत और गर्मजोशी दिखाकर ही करता था। क्यों भाई, क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता? उसने अपनी वारिफ्तगी में वालेहानापन शामिल करके उसकी ठोड़ी ऊंची करके पूछा, तो वो उसकी तरफ देखकर बड़े कातलाना अंदाज में मुस्कुराई।
और एक अदाए दिलरुबाई से बोली, आपसे तो इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। अच्छा, मुझसे या अम्मा जान से? उसने मानी खेजी से कहा। तो फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। भाई क्या करें, माँ तो एक रवायती सास की बेहतरीन मिसाल है, मगर हम तो तुम्हारे दीवाने हैं ना। उसने उसे शानों से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा। हाँ, मेरे लिए यही बहुत काफी है। आपकी रफाकत और मोहब्बत हासिल रही तो फिर कोई ख्वाह जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दे, मुझे बिल्कुल परवाह न होगी। शाबाश बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसने उसका गुल आसा चेहरा अपनी हथेलियों में लेते हुए कहा, और एक बार फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी दिलकश और प्यारी हंसी के वो खुद पर काबू न रख सका। भाई हमारी आंतें कुल हु अल्लाह ही नहीं बल्कि सदकुल्लाहिल अजीम भी पड़ चुकी हैं, और आप है कि बस अपनी अदाओं ही से हमारी भूख मिटाने की कोशिश कर रही हैं। ओह हाँ, वाकई आपकी बातों में कुछ ख्याल ही नहीं रहा। खाना तो कब का तैयार रखा है, मगर आप लिबास तो तब्दील कर ले। वो उसके याद दिलाने पर कुछ खजल सी हो गई। अच्छा तो ऐसा करो, तुम खाने की ट्रॉली यहीं ले आओ, इतने में मैं कपड़े तब्दील कर लेता हूँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए और अपने लिए खाना लाने की उजलत दिखाती हुई बोली, और फिर कमरे से निकल गई। बात बहुत मामूली थी, इसलिए उसने कुछ ख्याल ही नहीं किया। यही सोचा कि किसी वक्ती तासुर के तहत आलिया डर गई होगी। वैसे भी फितरतन बहुत नाजुक तबा और भोली भाली है, और फिर नीचे तन्हा भी तो रहती है। मैं इतनी रात गए आता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। जब भी रात की ड्यूटी लगती है देर से ही घर आना पड़ता है। तो क्या आसिफ से कह दूँ कि आलिया का ख्याल रखा करे? मगर नहीं, ऐसी हमाकत तो कभी भूल कर भी नहीं करूँगा। हमारी अम्मा तो ऐसे मौक़ों की ताक में रहती हैं, नामालूम कैसी कैसी तोहमतें लगा दें। फिर वो तो महज उसका वाहमा ही था, वरना पहले तो कभी नहीं डरी थी। उन दिनों उसका काम बहुत बढ़ गया था। वो कस्टम ऑफिस में प्रिंटिंग ऑफिसर के ओहदे पर फाइज था, और बैरून मुल्क जाने और आने वाले हर सामान की चेकिंग उसके ज़िम्मे थी। वैसे भी ज़ाती तौर पर वो एक माकूल घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद एक बड़े बिज़नेसमैन थे, और घर में अल्लाह का दिया वो कुछ भी था जिसके होने की ऐसी ज़रूरत थी न तमन्ना। कभी रात की ड्यूटी लगती जो दिनों बाद लगती थी, तो उसे तमाम रात घर से बाहर रहना पड़ता था। मगर इन दिनों बैरूनी मुल्कों से माल बरदार जहाज़ आने की वजह से उसका काम इतना बढ़ गया था कि उसे रात गए ही घर आने की फुर्सत मिलती थी। इस वाक़े को कई रोज़ गुज़र गए थे कि एक रात फिर वो इसी तरह बेआवाज़ कदमों से अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, तो आलिया को बैरूनी सिमत खुलने वाले दरवाजे का खटका लगाते हुए पाया। इस वक्त वो बहुत उजलत में और घबराहट में थी। जल्दी से खटका लगाकर मुड़ी, तो उस पर नज़र पड़ते ही उसका रंग फ़क हो गया, और न जाने क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब-सी सरसराहट महसूस हुई। इसके बावजूद उसने हँसकर पूछा, "क्यों भई, क्या आज फिर कुछ नज़र आ गया?" "नहीं, नज़र तो कुछ नहीं आया।" आलिया की आवाज़ लड़खड़ाई थी। "मेरे ख़्याल में तो तुम्हें कुछ वहम हो गया है।" उसने टाई की गिरा खोलते हुए कदरे लापरवाही से कहा। "वहम? हाँ, शायद वहम ही हो गया है।" आलिया अजीब से अंदाज से बोली। "हाँ, वरना मैं तो इसी तरफ से आ रहा हूँ, कोई होता तो।" आप इसी तरफ से आ रहे हैं?" आज़र की बात सुनकर उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। "हाँ, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि इसी दरवाजे से आऊँ, मगर तुम्हारे डर जाने के ख़्याल से इरादा तर्क कर दिया।" वो उसकी घबराहट को उसके खौफ पर महमूल करके हंसकर बोला, "नहीं, नहीं, मैं डरती तो नहीं, बस एक ख़्याल सा बंध जाता है, या फिर मेरा वहम ही होगा, इसीलिए तो मैंने खटके को भी चेक किया था।" वो सख्त गड़बड़ा रही थी। "लेकिन तुम्हारा ये वहम, मेरा मतलब है इसका कोई सर पैर भी है? क्या तुम्हें कुछ नज़र आता है या फिर किसी किस्म का एहसास होता है?" उसने गौर से आलिया की उतरी-उतरी सूरत देखकर पूछा। "नहीं, नज़र तो कुछ भी नहीं आता। अलबत्ता कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई कमरे में मौजूद है।" आलिया ने उसकी नज़रों से अपने चेहरे के तासुरात छुपाते हुए कहा। "फिर तो यकीनन कोई जिन-विन तुम पर आशिक हो गया है। किसी परीज़ात से कम भी तो नहीं हो?" वो बड़े शरीर से अंदाज में आंखें मटकाकर बोला। "नहीं, खुदा ना करे।" आलिया ने एक झुर्री सी लेकर कहा, तो वो ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा। "हाँ, बस एक ही हुआ है।" वो उसके मज़ाक उड़ाने पर झिंपे-झिपे अंदाज में मुस्कुराकर आहिस्ता से बोली। "अच्छा, मगर कौन?" उसने भुएँ तान कर बड़े मज़ाहिया अंदाज में पूछा। "जो मेरी ज़िंदगी का मुख्तार-ए-कुल है।" आलिया ने किसी कदर अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। "ओह! अच्छा, अच्छा। फिर तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे इस जिन ने तो तुम्हें पूरा-पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है।" वो आलिया की तरफ बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखकर बोला, "हाँ।"
इसी पर तो मेरी तमाम तर जिंदगी का दारोमदार है। आलिया ने बड़ी खुद सुपुर्दगी में उसके सीने से सर टिका लिया। ओहो, बड़ा नाज है तुम्हें उस पर, मगर फिर भी उसे भूखा मारने से बाज नहीं आती। मालूम भी है, आज लंच खाने की मोहलत भी नहीं मिली। तो और मैं इस तरह टू की हालत में खड़ी किस लिए हूँ? मगर आप तो मुझे अपने पास से हिलने का मौका ही नहीं देते। आलिया ने बड़े नाज से कहा। हाँ, क्या करें, सख्त मजबूर हैं, वरना अपने बस में होता तो यहाँ, उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, एक छोटी सी कोठरी बनवा लेते जिसमें तुम फट आ जाती, और फिर दफ्तर का कमरा बंद करके तुम्हें निकाल कर अपने सामने बिठाते और फाइलें वगैरह चेक करते। उसने एक ठंडी आह भरकर ऐसे हसरत भरे लहजे में कहा कि आलिया हंसते हंसते दोहरी हो गई। फिर हंस लेने के बाद कदर संजीदगी से बोली, ऐसी बातें ना किया कीजिए आजर, जो आलिया को कहीं का न रखें। क्या मतलब? जरा वजाहत तो करो। जूते के तस्मे खोलते खोलते सीधा होकर उसने पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप जल्दी से लिबास तब्दील करें, मैं अभी आती हूँ, आलिया ने उजलत में कहा और फिर उसे अंगूठा चिढ़ाकर भाग गई। और वह तसव्वुर ही तसव्वुर में उस पर मुस्कुराहटों की बिजलियां गिराता रहा। इस वाक़े के बाद जब उसे देर हो जाती तो बार बार उसका ख्याल आलिया की तरफ ही जाता और वो बड़ा फिक्रमंद हो जाता, ये सोच सोच कर के आलिया डर रही होगी, नामालूम क्या चक्कर है, यानी ये महज वहम है उसका या हकीकत ही है। मुझे मालूम है डरने के बावजूद वो ऊपर अम्मा के पास हरगिज न जाएगी, वो तो उसके लिए आसेब से भी ज्यादा डरावनी चीज होकर रह गई हैं। खुदा करे कोई आ ही गया हो ताकि उसका थोड़ा सा वक्त तो अच्छा कट जाए। कभी कभी तो वो इतना बेकल सा हो उठता कि जल्द जल्द आधा काम निपटा कर बाकी अपने मातहत के हवाले कर देता और भागम भाग घर पहुंच जाता, मगर रोज रोज तो ऐसा नहीं कर सकता था। इत्तेफाक से ही कभी ऐसा मौका मुयस्सर आता था। उस रोज भी वो आलिया के ही ख्याल से जल्द ही अपने ऑफिस से उठ आया था। पिछले वाक़े को भी बहुत दिन गुजर गए थे। असल में तो इसे आलिया के बगैर चैन ही न पड़ता था। वो हस्बे दस्तूर अपनी गाड़ी शेड के नीचे छोड़कर अंदर आया और दरवाजे का हैंडल घुमाया तो खिलाफे मामूल उस रोज अंदर से दरवाजा बंद था। शायद आलिया ने खौफ की वजह से खटका लगा लिया है, उसने सोचा और दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा हो। उसे सख्त अचंभा हुआ। एक लम्हे को यह ख्याल भी दिमाग में रिंगा कि कहीं वाकई आलिया पर किसी आसेब का साया तो नहीं हो गया, मगर इससे आगे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि अंदर से यके बाद दीगरे खटका गिरने और बंद होने की आवाज आई थी। उससे मजीद सब्र ना हो सका, उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और जोर से बोला, आलिया, आलिया सुनो, मैं आ गया हूँ। और उसके साथ ही आलिया ने फौरन ही खटका खोल दिया। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी निगाह सामने दरवाजे के हिलते हुए पर्दे पर ही पड़ी और फिर आलिया के सफेद पड़ते चेहरे पर। क्या फिर वही? उसने पूछना चाहा। जी जी, आज तो पर्दा भी आप ही आप सिरक गया था। आलिया गालबन खौफ की वजह से हकलाने लगी थी। अच्छा, वो बड़े तरद्दुद से बोला और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़कर पर्दा सिरकाया और दरवाजे का खटका खोलकर बाहर झांक कर देखा। फिर खटका बंद करके आलिया की तरफ मुड़ा तो वह झुककर कालीन पर से कोई चीज उठाती हुई बोली, मैंने भी अभी अभी खटका खोलकर देखा था, मगर वहां तो कुछ भी नजर नहीं आया। अच्छा, बड़ी हिम्मत कर ली तुमने, लेकिन ये प्लेटें यहाँ कैसे नजर आ रही हैं? क्या तुमने खाना खा लिया? उसकी नजर अचानक कॉर्नर टेबल पर रखी झूठी प्लेटों पर पड़ी तो उसने पूछा, मैंने? हाँ, मैंने खाना खा लिया, वो गड़बड़ाकर बोली। चलो खैर, अच्छा किया। वो यूं बोला जैसे किसी चीज का नुकसान हो जाने के बाद इंसान मजबूर होकर यही कहता है। वो दरअसल, मुझे आज भूख बहुत लग रही थी, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। मगर आपको नागवार तो नहीं गुजरा? वो नदामत भरे लहजे में बोली, मगर उसकी आवाज में कपकपाहट थी। हाँ, नागवार क्यों नहीं गुजरा, बल्कि सख्त नागवार गुजरा है। तुम अपने आप निगल ठोंस कर बैठ गई और मैं तुम्हारी वजह से अभी तक भूखा हूँ। उसने ये बात मजाक में कही थी या संजीदगी से, आलिया कोई अंदाजा न लगा सकी क्योंकि उसका लहजा नाकाबिले फहम था। ओहो, आप तो सचमुच ही बुरा मान गए। अच्छा, मैं आपके साथ भी खा लूंगी। आलिया अपनी मखसूस आदत के मुताबिक उसके बाजू पर झूल कर बोली, जी नहीं, माफ कीजिए, आपको बदहजमी कराकर मुझे अपनी जान पर नहीं बनवानी। मुझे तो पहले ही ज्यादा भूख नहीं थी, अब आपकी खुदगर्जी ने रही सही बेमिटा दी। वो लाड भी कर रहा था और मलामत भी। जाने कैसा अजीब सा मूड हो रहा था उसका कि आलिया का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। वो अपनी घबराहट को छुपाने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ थी।
सुने आज़िर, इस दफ़ा माफ़ कर दीजिए, आइंदा कान पकड़कर तौबा करती हूँ कि आपके बगैर कभी खाना ना खाऊंगी। उसने फर्श पर दो जानू होकर बैठते हुए आज़िर के घुटने पकड़ लिए। ये क्या हमाकत है भई? वाह, तुम तो ज़रा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने झुककर उसे उठाते हुए कहा, मैंने तो तुमसे 1000 बार कहा है कि तुम मेरे इंतजार में ना बैठा करो, मगर तुम मानती ही नहीं और मैं भी तुम्हारी वजह से वहाँ कुछ नहीं खाता। सोचता हूँ कि जब तुम मेरे बगैर निवाला ही नहीं तोड़ती तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही क्यों ना खाऊं। अच्छा अच्छा जी, बड़ी नवाजिश है आपकी, मगर कम से कम तर माल तो ना छुड़ा करें, कुफरानी नेमत में शुमार होता है। आलिया बड़े चुलबुले से अंदाज में बोली। खैर शुक्र है, माल तो यहाँ भी तर ही मिलता है। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, मगर ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, वरना वो तुम्हारा आशिक वाशिक नजर आ गया तो। उफ, ये आप क्या कह रहे हैं? आलिया ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। अब मुझे ऐसा डर भी नहीं लगता। अच्छा तो फिर जाओ, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, उसने शरीर से लहजे में कहा और आलिया हंसती हुई अंदर चली गई। कुछ अजीब सी हो गई है आलिया भी। उसने पहली बार आलिया के मिजाज और आदतों में एक नुमाया तगय्युर महसूस करके सोचा। कभी डरती है, कभी घबरा जाती है, कभी परेशान हो उठती है और कभी हंसने लगती है। आखिर किस वजह से वो इतनी बदल गई है? जहां तक मेरा ख्याल है वो कुछ महसूस करती है, मगर अब वो आ जाए तो उससे पूछूं कि क्या उसके ये एहसासात या तासुरात ऐन मेरे आने के वक्त पर ही होते हैं या किसी और वक्त भी। 9 बजे तक तो नीचे खासी चहल पहल रहती है। वो तो आजकल अब्बा मियाँ की अलालत की वजह से उनके दोस्त अहबाब नहीं आ रहे, वरना यहाँ तो रात गए तक मिलने जुलने वालों का तांता बंधा रहता था। और जब वो उसके लिए चाय लेकर आई तो उसने उससे पूछ ही लिया। आलिया एक लम्हे को तो सटपटाई, फिर अपना गला साफ करके बोली, इस नुक्ते पर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया, लेकिन लेकिन अंदाजा है कि ये सब आपके आने से कुछ देर पहले ही महसूस होता है। तो उन हजरत को मुझसे रकाबत पैदा हो गई है। वो मजाक पर उतर आया। उफ तौबा, ऐसी बातें करके तो आप मुझे और भी डरा देते हैं। आलिया मुंह फुलाकर बोली। अरे डरने की क्या बात है, हमारी मौजूदगी में तो यहाँ पतंगे का बच्चा भी पर नहीं मार सकता। उसने मजबूती से आलिया को थामकर कहा तो वो उसके पतंगे का बच्चा कहने पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। वो बातें भी ऐसी करता था कि आलिया की रूह तक शादाब हो जाती थी। चाय पीने के बाद उसने अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, ये कप यहीं रख दो और जल्दी से आकर लेट जाओ। आज तमाम दिन 1 मिनट भी मुझे बैठने की मोहलत नहीं मिली। सारा बदन थकन से चूर चूर हो रहा है। और आलिया ने बिला तवक्कुफ उसके कहने पर अमल किया और जल्दी से पढ़कर सो गई। मगर थकन के बावजूद आज़र को नींद न आई। वो मामूली सी बात जिसे बेहकीकत और महज आलिया का वहम समझकर वो अब तक मजाक में ही उड़ाता आ रहा था, उसके लिए एक काबिल गौर मसला बन चुकी थी। शायद इसलिए कि उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि आलिया उससे कुछ छुपा रही है। अगर इस कदर डरपोक और कमजोर दिल की थी और किसी एहसास से खौफजदा भी थी, तो फिर इतनी रात गए इस कदर खौफ और दहशत के आलम में दरवाजे का खटका खोलकर बाहर देखना क्या मानी रखता था। और वो खौफजदा नहीं, घबराई घबराई सी और परेशान लगती थी। वो भी उसे देखकर खैर होगा कुछ, ये आजकल की लड़कियां तो मक्खी और मच्छर से भी डरती हैं। वो इस अक़दे को हल ना कर सका तो तंग आकर सो गया। कई रोज बहुत सुकून से गुजर गए थे। वो जब भी ऑफिस से आता इसी सिलसिले में आलिया से मजाक करता रहा और आलिया बड़ी खूबसूरती से बात घुमा देती। एक दिन उसने आलिया को छेड़ने की गर्ज से कहा, सुनो, अब वो तुम्हारा आशिक नामराद यहाँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे मेरी ताकत और इख्तियारात का अंदाजा हो गया है कि मैं कितना जल्लाद और जिबीली कुव्वतों का मालिक हूँ। और आलिया बिगड़ कर बोली, मैं जितना अपने डर और खौफ को जायल करने की कोशिश करती हूँ, आप ऐसी बातें करके उसे और भी उभारते रहते हैं। आप तो मेरी जिंदगी में बराबर के शरीक हैं, आपको तो मेरी हिम्मत बंधानी चाहिए। आलिया उसके मजाक पर इस कदर संजीदा हो गई थी, इसलिए उसकी दिल शिकनी के ख्याल से उसने फिर इस मौजू पर कभी बात ही नहीं की। फिर तो जैसे बात आई गई हो गई। मगर उस रात उसने इत्तेफाक से अपना सारा काम जल्द ही निपटा लिया था। 8 बज रहे थे जब घर जाने के इरादे से ऑफिस से उठा, तो रास्ते में एकदम ही उसे ख्याल आया कि क्यों ना आज कोई पिक्चर देख ली जाए। अभी तो पिक्चर शुरू होने में काफी वक्त है और असल पिक्चर तो इंटरवल के बाद ही शुरू होती है। वैसे भी काफी दिन से कोई पिक्चर नहीं देखी। बस यही सब सोचकर उसने शहर के सिनेमा हाउस में चलती इंग्लिश फिल्म के लिए 2 सीटें रिजर्व कराईं और खुश खुश घर पहुंचा। कार शेड में छोड़ने की बजाय पोर्च में रोकी और तेजी से अपनी ख्वाबगाह का रुख किया।
मगर ख्वाबगह के करीब आकर इस ख्याल से रुक गया कि आलिया को थोड़ा सा सरप्राइज जरूर देगा, क्योंकि वो फिल्मों की दीवानी थी। मगर आज तक कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे पिक्चर दिखा दो। उसने अपने दिल में आलिया के लिए एक अकीदत सी महसूस करके सोचा और फिर हैंडल घुमाना चाहा, मगर बढ़ता हुआ हाथ मुअल्लक होकर रह गया, क्योंकि अंदर से सरगोशियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तजस्सुस के शदीद गलबे ने उसे दरवाजे से कान लगाने पर मजबूर कर दिया था। अंदर ख्वाबगाह में खटर पटर भी हो रही थी और आलिया की मन्नत समाजत करती सरगोशियां भी जारी थी। मगर इन आवाजों पर एक मर्दाना भारी और दबी दबी आवाज हद दर्जा गालिब थी, जिसे वो बड़ी आसानी से सुन रहा था। थोड़ी देर बाहर रुककर वो इन मुबहम और पुरस्रार सरगोशियों से कोई अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। फिर गैरत नफ्स ने जोश मारा तो उसने दरवाजा तोड़ने के से अंदाज में जोर से खोला। तो इसके बाद वो कुछ हुआ जो वो कभी सोच भी ना सकता था। यानी उसने आलिया पर सख्ती की और उसे बदकलामी से भी पेश आया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह कबूल नहीं किया। इस पर भी वो आलिया के किसी उज़र बहाने को मानने पर तैयार ही नहीं था। आलिया ने उसके ख्याल में उसके एतमाद को बुरी तरह मजरूह किया था। उसने खुद अपने कानों से किसी मर्द की आवाज़ सुनी थी और ये उसकी समात का कोई धोखा था, न किसी गलत फहमी की बिना पर ऐसा समझ बैठा था। बहुत सी बातें जिन्हें इंसान मामूली और बेहकीकत समझकर नज़रअंदाज कर देता है या करता रहता है, और जब संजीदगी इख्तियार करती हैं या इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होने लगती हैं, तो इंसान के एहसासात इतने नाजुक और रकीक हो जाते हैं कि वो उनके हकीर से हकीर पहलू को भी गौर और तवज्जो के लायक समझने लगता है। और उसे भी अब ही ये सारे एहसासात हो रहे थे। अपनी 3 साला अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली बार आलिया से मुतल्लिक हर बात का एहसास उसे आज ही हुआ था। अम्मा और उसकी बड़ी बहन सालिहा ने, जिन्हें वो और उसके दोनों छोटे बहन भाई बाजी कहते थे, कुछ दिनों से उससे शादी करने का मुतालबा कर करके उसकी जान अजाब में कर रखी थी। यूं तो वो भी अब शादी करने की पोजीशन में आ गया था, क्योंकि पिछले 2 साल से बरसरे रोजगार था। बड़ी बहन की शादी भी 1.5 साल पहले हो चुकी थी, मगर उसकी वालदा चूंकि घरेलू सियासत में अपना सानी नहीं रखती थी और बड़े चलन की खातून थी, इसलिए पूरे 2 बरस तक तो बेटे की कमाई पसे अंदाज करने और अपने अखराजात पूरे करने की गर्ज से उन्होंने बेटे की शादी के सिलसिले में मुंह से भाप भी ना निकाली थी। मगर अब शायद उनका कोटा पूरा हो गया था, या फिर इस वजह से कि अच्छी और खानदानी लड़कियों की इर्जानी थी। इत्तेफाक से उन दिनों बहन भी मैके आई हुई थी और बस अम्मा पर एकदम ही उसकी शादी करने की धुन सवार हो गई थी। सारा दिन बेटी को लिए एक एक घर झांकती और एक एक दर की खाक छानती फिरती, और घर आकर जब भी सबको यकजा होकर बैठने का मौका मिलता तो शुरू हो जाती उसे लेक्चर पिलाने को कि बेटा बस अब तुम शादी कर लो, सालिहा भी अपने घर की हो गई है और साइमा को अपनी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं मिलती। बहू आ जाएगी तो घर में कुछ रौनक होगी और मेरा हाथ भी बटाएगी। असल में इनकार तो उसे भी नहीं था, मगर बाज़ ज़िम्मेदारियाँ उसके कांधों पर ऐसी पड़ी थीं कि वो शादी करने से हिचकिचाता था। सबसे बढ़कर तो खुद उसकी वालिदा ही वजह इज्तनाब बनी हुई थी। वो अपनी माँ की ज़हनियत और आदत मिज़ाज से बखूबी वाकिफ़ था कि वो अपनी बहू को खुश रखने की सलाहियत ही नहीं रखती। उन्होंने मिज़ाज ही कुछ ऐसा पाया था। हालाँकि सदा पैसे में खेलती रही थी, मगर इसके बावजूद पैसे की चाह बहुत थी। उस पर हर एक पर नुक्ताचीनी ज़रूर करती थी। मिज़ाज की भी ज़रा तेज़ थी और अपने आगे किसी की चलने नहीं देती थी। इस पर ख़यालात और दिमाग इतने ऊंचे कि उनका बस चलता तो किसी बादशाहज़ादी को ही ब्याह कर लाती। इधर बाप पर जब से फालिज गिरा था, उनका सारा कारोबार तकरीबन ठप ही होकर रह गया था। छोटा भाई आज़म और छोटी बहन साइमा भी ज़ेरे तालीम थे। बस इन्हीं सारी बातों के पेश नज़र वो अपनी शादी रचाकर बैठ जाने के हक में न था, जबकि माली परेशानी का भी कोई मसला हायल न था। अम्मा के पास इतना था कि कारोबार बिल्कुल ठप भी हो जाता तो सारी उम्र खूब पैर पसार कर बेफिक्री से खा और खिला सकती थी। वो तो उन्हें कुछ नाना करने की आदत सी हो गई थी, और बस अम्मा की इसी आदत से उसे शदीद इख्तिलाफ था, क्योंकि वो भी पूरे 2 साल से अपनी पूरी तनख्वाह बर वक्त और अम्मा की बुजुर्गी के ख्याल से यूं ही की यूं ही उनके हाथ पर लाकर रख देता था। अब्बा के पास खासी वसी जायदाद थी और ज़मीनें भी। उनका कारोबार मंदा ज़रूर पड़ गया था, मगर थोड़ी बहुत आमदनी तो हो ही जाती थी। उस पर भी अम्मा कुफरान नेमत की इंतहा कर देती थी और उनकी इसी बात से उसे सख्त चिढ़ थी। कुछ ही रोज़ बाद अम्मा और बहन ने बिलाकर भांत-भांत की लड़कियों में से एक का इंतखाब कर ही लिया, और अब उसकी तो जैसे शामत ही आ गई। जब देखो लड़की और लड़की के खानदान वालों के किस्से और कसीदे। कभी मूड में होता तो वो भी दिलचस्पी से सुनता रहता, और अगर मूड में ना होता तो उठकर चला जाता। मगर अब इस मामले में उसकी अम्मा बड़ी संजीदगी से एक्शन लेने की ठान चुकी थी।
اور इसके लिए यही क्या कम अचंभे की बात थी कि डंडी मारने की पुख्ता आदत के बावजूद अम्मा के म्यार के तराजू में कोई लड़की पूरी उतर आई है। एक दिन वो अपनी कमीज में बटन टंकवाने सालेहा के पास पहुंचा तो अम्मा भी अकबी सिमत के बीच नुमा दर्रे में सालेहा के पास दीवान पर बैठे अपने लिए पान बना रही थी। वो भी वहीं उनके पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गया। अम्मा तो जैसे उसकी घात ही में बैठी थी, फौरन शुरू हो गई। गो ऐसे हफ्ता हजारी तो नहीं है, मगर हैसियत तो रईसों की सी बना रखी है। और भाई सबसे बढ़कर तो शरीफ लोग हैं। लड़की भी हीरा है, हीरा। जी हाँ अम्मी, ऐसी बाहिया और नेकतवार लड़कियां तो आजकल ढूंढे से भी नहीं मिलती। इस पर इखलाक और खुश मिजाजी का ये आलम के बात करती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। बहन ने फौरन लुकमा दिया और उसने हंसकर दिल में सोचा, ये तो किसी परस्तानी मखलूक की खसलतें बता रही हैं। खैर वो तो है ही, मगर बहनों में सबसे बड़ी भी तो है। गोया इन लोगों का ये पहला कार होगा। जाहिर है बढ़ चढ़ कर ही देंगे। अम्मा ने पान की गलोरी बनाकर मुंह में रखते हुए कहा और फिर सरोता उठाकर छालियां कुतरने लगी। क्यों नहीं अम्मा, खुदा ना करे ऐसे गए गुजरे भी नहीं हैं। खाला रशीदा कह रही थी कि कभी उनके नाम का तोती बोलता था सारे जमाने में। वही मिसल के मरा हाथी फिर भी 1.25 लाख का देंगे तो ऐसा कि दुनिया अशश कर उठेगी। उसकी बहन ने कहा तो उसने सोचा, भला ये लेने देने की बात क्यों निकली है, मगर कुछ बोला नहीं। हाँ, यूं तो गरीब से गरीब आदमी भी अपनी गुड़िया को संवार कर ही देता है, फिर भला वो लोग क्यों नहीं देंगे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का नाम लेकर हामी भर लो आजर बेटे। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, ख्वाह लड़के के हों या लड़की के। अम्मा ने बराह रास्त उसे मुखातिब करके कहा तो वो भी माँ और बहन के रोज रोज के तकाजे सुनते सुनते आजिज आ गया था। उसे बिलाखिर हथियार डालने ही पड़े। बड़ी बेदिली से बोला, अच्छा अम्मा, अगर आप इसी कदर बजीद हैं तो फिर मुझे भला कब इनकार हो सकता है। और फिर वो अपनी कमीज बहन के हाथ से लेकर वहां से उठ गया। ये तो उसे मालूम ही ना हुआ कि उसके हामी भरने के बाद माँ और बहन ने मिलकर क्या कार्रवाई की, क्योंकि आलिया के घर तक उसका पैगाम पहुंचाया। मगर चंद ही रोज बाद एक दिन उसकी बहन ने खुशी से झूमते हुए उससे बताया कि इधर से तुम्हारे लिए हामी भर ली गई है। मगर अम्मा चूंकि मंगनी करने की कायल नहीं, इसलिए सीधी सीधी बात ही ठहरा देंगी। उन्हें तो पहले ही तुम्हारी शादी करने की जल्दी है, और वैसे भी 2 डेढ़ माह के लिए मंगनी करना कुछ मुनासिब नहीं है। मगर उसने अपनी बहन की मसलहत आमेज बातों को जैसे सुना ही नहीं। वो तो गुस्से से बल खाकर रह गया कि अम्मा और बहन ने लड़की दिखाए बगैर ही सारे मामला तय कर लिए और सारा प्रोग्राम भी मुरत्तिब कर लिया। बाजी, मैंने अम्मा की हर बात बेचूनो चुरा मान ली, मगर अब ये तो किसी कीमत पर भी मुझे गवारा नहीं कि लड़की को देखे बगैर शादी करने पर आमादा हो जाऊं। आंखें बंद करके एक ऐसी लड़की का हाथ थाम लूं जिसे मैंने देखा तक ना हो, और जो जिंदगी की रफाकत में मेरी बराबर की शरीक होगी। अरे तो ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम है। तुम आलिया को देखना ही चाहते हो तो इसे दिखाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अभी तुम्हारी बात तो नहीं ठहरी, वो लोग खुद तुमको देखने के ख्वाहां हैं। जब चाहो वहां जा सकते हो। बहन ने उसे ठंडा करने की गर्ज से बड़ी रसानियत से समझाया। तब कहीं जाकर उसका गुस्सा फरो हुआ। उसके बाद जल्द ही उसकी माँ और बहन उसे आलिया के यहाँ ले गई। मॉडर्न ना उसका घराना था ना आलिया का। बस आलिया की उसे एक झलक सी दिखाई गई थी। वो खुद भी किसी से कम ना था, मगर आलिया की बस एक ही झलक उसे खुद से बेगाना कर गई थी। बर्द खवे के फौरन बाद ही एक ताक दिन और ताक तारीख में उन दोनों की निस्बत करार पाई। उसकी माँ और बहन को तो शादी की बहुत जल्दी थी, मगर आलिया की वालदा 6-7 माह से पहले किसी तरह उनकी शादी करने के लिए आमादा ही ना होती थी। उनका कहना था कि ये मेरा पहला कार है और अभी तो मैंने आलिया का ढंग से जहेज भी नहीं बनाया। उज़र ये था कि पहले से जोड़े टांग कर रखो तो यहाँ की सीली हुई आबो हवा से मसाले की आग चली जाती है, और अगर ना भी टांको तो लड़कियां चुपके चुपके निकाल निकाल कर पहन लेती हैं। असल में आलिया के वालिद हयात न थे। एक बड़ा लड़का था और 4 बेटियां। गो अच्छे माकूल लोग थे, मगर महंगाई की वजह से हर चीज पर तो आग बरस रही थी। मगर अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बहन हमें तो कुछ नहीं चाहिए, यही क्या कम है कि आप एक अनमोल हीरा हमारे सुपुर्द कर रहे हैं। बस आप तो अल्लाह का नाम लेकर तारीख मुकर्रर कर दीजिए, बाकी जो कमी बेशी होगी हम पूरी कर देंगे। गो मुझे मालूम है कि आपका ये पहला कार है, पहली खुशी है, और आप जो ना दें वो कम है। आपके दिल में भी बड़े अरमान होंगे, मगर हमें तो शादी से मतलब है। हमारे बेटे का घर जल्द अज जल्द बस जाए, हमारे लिए यही काफी है। बाकी बातों की आप फिक्र ना करें। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना अब मैं ऐसी गई गुजरी भी नहीं कि बेटी को गरीबाना तौर पर कुछ ना दूं। वैसे भी खाली बेटी कौन देता है।
आलिया की अम्मी उसकी माँ के खुलूस से मुतासिर होकर बोली, ओहो खाला जान, जरा हमें भी तो बताइए कि आखिर आप क्या क्या देने का इरादा रखती हैं। उसकी बहन ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार करके पूछा। ए बेटी, बस अपनी बसात के मुताबिक ही दूंगी। आलिया की अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, ए सालिया, तुम भी बाजुकात बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। ये भी कोई पूछने की बात है? अल्लाह रखे उनके घर की पहली खुशी है। क्या ये अपने दिल के अरमान नहीं निकालेंगी? आज़र की अम्मा ने जिस अंदाज में अपनी बेटी की फहमाइश की, आलिया की अम्मी पहलू बदल कर बोली, अरमान किसके दिल में नहीं होते, और बेटी वाले जितना भी दे कम ही होता है। वो तुमने सुना नहीं, शायद पुराने वक्तों में जबकि सस्ते जमाने थे, एक बाप ने बेटी को मकान, जमीन, लाखों का जहेज, जेवर, गर्ज ये कि हर नेमत दी थी, हत्ता के दुल्हा के लिए घोड़ा भी। और तो और बारात में दूल्हा दुल्हन पर से सोने चांदी की खिचड़ी निछावर कराई थी। मगर जब लड़की सारे साजो सामान के साथ ससुराल पहुंची तो दुल्हा ने सारी चीजों पर एक नजर डालकर नाक चढ़ाकर कहा, हूँ ससुर ने सब कुछ दे दिया पर घोड़े की जैन तो दी नहीं। और इस शिकायत पर तो सालेहा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मगर अम्मा जरा संजीदा होकर बोली, मगर हम इतने नाशुक्रे नहीं हैं बहन। आप जो कुछ भी दे देंगी वही हमारे लिए बहुत होगा। और मैं तो कहती हूँ कि कुछ देने की जरूरत ही नहीं। अम्मा ने लाख कोशिश कर ली मगर आलिया की अम्मी तारीख मुकर्रर करने पर रजामंद न हुई। असल में अम्मा की आदत हर बात को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाने की थी, और बस वो चाहती थी कि घड़ी की चौथाई में शादी हो जाए, वरना ऐसी उजलत भी नहीं थी उसकी शादी की। 5-6 माह का अरसा भी पलक झपकते में गुजर गया था और शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई। इसलिए दोनों तरफ जोरों शोर से तैयारियां हो रही थीं। गो लड़के की बड़ी बाजार में खड़ी के मुजदाक लड़के की मां होने की वजह से अम्मा को ऐसी तैयारियां नहीं करनी पड़ रही थी। फिर भी सैकड़ों काम होते हैं, कार्ड छपवाना, दावतनामे बांटना और बहुत से काम, जिनमें अम्मा और बहन हमातन मसरूफ रहती थी। इत्मीनान ही इत्मीनान था, इसलिए बैठे ही बैठे हुक्म चलाया करती थी। वो भी बिल्कुल ही एक नए और अनोखे तजर्बे से दो चार होने वाला था, और फिर ये उसका ही मामला था, इसीलिए घर की बातों में बड़ी दिलचस्पी लेने लगा था। आलिया का घराना पुरानी रिवायात का असीर था। इधर अम्मा सख्त कदामत परस्त, बेचारा आलिया को देखने और उसे मिलने की ख्वाहिश में अपना दिल मारकर रह जाता था। बस बहनें और भाई ही हर वक्त छेड़छाड़ करते रहते थे, या फिर सालिहा आलिया से मुतल्लिक कोई बात सुनाने बैठ जाती थी। इस जस्तजू में अम्मा और बहनों के पास आकर बैठ जाता कि आलिया का कुछ जिक्र ही सुन ले। और उस दिन भी वो माँ और बहनों में आकर बैठा तो अम्मा जो सालिहा से बातें कर रही थी कहने लगी, ए हाँ, उन लोगों ने ख्वामखा ही देर लगाई, अल्लाह करिया सब कुछ तो है उनके पास। फिर नामालूम बेटी को ऐसा क्या देना चाहती हैं जो अब भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हैं तारीख मुकर्रर करने के लिए। लीजिए अम्मा, आखिर कोई लड़की का मामला है, कोई लड़का तो नहीं कि दो चार जोड़े खड़े खड़े बाजार से खरीद कर भरी में लगा दिए। और उनकी बातों से मालूम होता है कि बड़ा भारी जहेज देंगी बेटी को, तभी तो दिनों से तैयारियां कर रही हैं। हाँ देखो क्या देती हैं, बेचारी बेवा भी तो हैं। शौहर सर पर मौजूद हो तो औरत का दिल शेर रहता है। अम्मा ने गोद के मेवे को छान पटक कर कसने में रखते हुए कहा, बेवा भी हैं तो हैसियत में तो हमारे बराबर ही हैं, और सबसे बढ़कर दिल की अच्छी मालूम होती हैं। आपने देखा नहीं कि जब भी हम जाते हैं तो किस तरह हमारी खातरों में बिछ बिछ जाती हैं। सालेहा बरी के ख्वान पोशों में किरण टांगते हुए बोली, हाँ दिल वाली तो बहुत हैं, और फिर बेटी के लिए तो कंजूस से कंजूस भी दिल बड़ा कर लेते हैं। उनका हाथ भी खुला हुआ है। हाँ माँ, मगर ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि उन्होंने आलिया के लिए पहले से कुछ जमा ही ना किया हो। लो भला क्यों ना किया होगा, बेटी पैदा होती है तो चलन के लोग छठी छोचक से ही उसकी नीयत से चीजें जमा करनी शुरू कर देते हैं, और मेरे ख्याल में तो ये लोग फ्रीजर, टीवी और गाड़ी भी देंगे। अम्मा हमेशा फ्रिज को फ्रीजर ही कहती थी। हाँ देंगी क्यों नहीं, नहीं देंगी तो हम मांग कर ले लेंगे। सालेहा कुछ धौंस जमाती हुई बोली, मेरे ख्याल में अपने मुंह से कहना कुछ मुनासिब नहीं, हम सीधे स्वभाव उनसे पूछ लेंगे। अम्मा पुरख्याल अंदाज में बोली तो वो जो आलिया का जिक्र सुनने के शौक में आकर बैठा था, माँ और बहन की फजूल सी बातों पर झिल्लाकर बोला, मगर अम्मा, ये आप जहेज वगैरह का जिक्र क्यों ले बैठती हैं? हमारे पास तो एक छोड़ दो फ्रिज, टीवी, रेडियोग्राम, गाड़ी, सब कुछ ही मौजूद है। फिर इन लोगों से कुछ पूछने की क्या जरूरत है? ए लो, भला जरूरत क्यों नहीं, घर में ख्वाह लाख चीजें मौजूद हों मगर लड़की की लाई हुई चीजों की बात ही और होती है। एक तो सबकी नजरों में उसकी कदर मंजिलत बढ़ती है, दूसरे ये सारी चीजें उसकी अपनी होती हैं, और फिर ससुराल की चीजों पर लड़की का हक ही क्या होता है?
वो तो लड़के के वालिदैन और बहन भाइयों की होती है ना। अम्मा ने उसे जहेज का फलसफा समझाते हुए तमाम नज़ाकतों से आगाह किया तो वो कंधे उचकाकर बोला, ये भी खूब है अम्मा, लड़की तो घर की इज्जत और घर ही का एक फर्द बनकर आती है, फिर ये कहना कि ससुराल की चीजों पर कोई हक नहीं होता, अपनी समझ में नहीं आता। अरे तुम इन बातों को क्या जानो भैया, सदा से यही होता चला आ रहा है। अब हमें ही देख लो, हमें तो अम्मा ने इतना दिया था कि क्या कोई बादशाह भी अपनी बेटी को देगा, फिर भी हमारे ससुराल वालों की कुछ भावे ही ना आया। और उस पर मजे की बात यह कि हमारी ही चीजों पर हक ऐसा जमाया जाता है जैसे उनके बाप दादा ही की हों। सालेहा ने कहा, अरे हाँ, उसे क्या मालूम, ये तो बस मजे से ऐश करना ही जानता है। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो फरमाइशें कर करके मेरा जीना हराम कर दिया था। गाड़ी, फ्रीजर, टीवी और वो मुआ क्या होता है, हाँ वो रेडियो, सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन, बिजली का बड़ा चूल्हा, मुंह फोड़ फोड़ कर सारी चीजें मांगती थी। और तो और तीनों भाइयों, चारों बहनों, बहनोइयों, बहुओं, भांजों, भांजियों और खुद बुड्ढे बुढ़िया के लिए पहनावनियां भी मांगी थी। उनका बस चलता तो पेट की औलाद के लिए भी मांग लेते। पूरे 7 लाख खर्च हुए थे सालिहा की शादी पर। नहीं बल्कि कहीं ज्यादा अम्मा, आपने आधा जहेज तो बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। और वो जेवरात के 4 सेट, सुच्चे मोतियों का सतलड़ा, चंदन हार और कैंठी, गिरेबान के बटन और सोने का जूड़ा, वो तो लगाया ही नहीं आपने हिसाब में। हाँ हाँ, वो भी 2 लाख की मालियत का ही होगा। उन लोगों ने तो गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया था। खैर, अब मैं अपने बेटे की शादी पर सारी कसर निकाल लूंगी, आखिर मैंने भी तो सालिया की शादी पर इतना पैसा खर्च किया है। हाँ अम्मा, हम भी पहनावनियां लेंगे, मगर कुछ ज्यादा तो नहीं होंगी। बाजी की, दुल्हा भाई की, सभी, सालिहा का बेटा आजम भाई की, इस तरह अब्बा की और आपकी, कुल 7 ही तो होंगी ना। साइमा ने खुश होकर कहा। मगर अम्मा, क्या पहनावनियों में सिर्फ जोड़े ही आते हैं? अपनी बात कहकर साइमा ने पूछा। नहीं, जेवर, स्कूटर और बहुत सी कीमती चीजें भी दी जाती हैं। अम्मा की बजाय सालिहा ने जवाब दिया। हाँ और क्या, ये तो लड़के वालों की मांग पर मुनहसर होता है। वो फूफी च्युइंगम है ना, उनके बेटे की शादी पर तो उन लोगों ने अपने दोनों बहनोइयों के लिए स्कूटर और बहनों के लिए जेवर मांगे थे। अम्मा ने बताया। फिर तो ठीक है अम्मा, आप भी मेरे लिए सेट और आजम भैया के लिए स्कूटर मांग ले। और हाँ, सभी के लिए टॉय कार, बाजी और दुल्हा भाई को जोड़े ही काफी होंगे, साइमा बोली। ला हौला वला, आज़र उनकी बातों पर जुज़्बुज़ सा होकर बोला। ए ला हौला वला कैसी, ये तो दस्तूर दुनिया है। वही मिसल है कि क्या नकद सौदा खूब है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ए ये शादी ब्याह का मामला तो एक सौदा ही होता है, जितना मैंने अपनी लड़की को दिया इतना ही बहू से ले लिया। अच्छा दस्तूर है अम्मा, मालूम होता है जैसे शादी नहीं सट्टेबाजी हो रही है। ये तो खुला हुआ जुआ हुआ। वो तेवरी चढ़ाकर बोला। नहीं खैर, जुआ तो नहीं होता, इसीलिए तो पहले से ही सारे मामला तय कर लिए जाते हैं, सालेहा ने कहा। मगर गैरत और हमीयत भी तो कोई चीज होती है। बाजी, एक तो लड़की वालों पर पहले ही क्या कम बार डाला जाता है, उस पर खुद अपने मुंह से कहकर भाई बहनों के लिए जेवरात और स्कूटर भी मांगो। मेरे नजदीक तो इससे बढ़कर कोई बेगैरती ही ना होगी। वो नागवारी से बोला। अरे चल, बड़ा आया नखरेला कहीं का, ये तो खुशी की रस्में होती हैं, कोई मारे बांधे का सौदा नहीं होता। लड़की वाले तो अपनी नाक ऊंची रखने को बिन मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं। अम्मा ने बड़े दुलार से उसे समझाया। खैर, क्या होता है और क्या नहीं होता, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, मगर इतना बताए देता हूँ कि अपने मामले में मैं ऐसी जाहिलाना और नाजायज रसूमात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इस पर भी अगर आपने उन लोगों से कोई फजूल सा मुतालबा किया तो मैं सिरे से शादी ही ना करूंगा। अरे वाह, कुछ दिमाग चल गया है क्या? बहन ने मजीद कुछ कहना चाहा, मगर अम्मा ने इशारे से उसे मना कर दिया। उसकी बात पर कहाँ तक अमल किया गया ये तो उसने देखा ही नहीं। अलबत्ता चंद रोज बाद बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। वो बेताबियां जिन पर रिवायात और नजाकतों के बंद बांध बांध कर उसने ये 6-7 माह का अरसा गुजारा था, सारे बंद तोड़कर बेलगाम होती लग रही थी। जिस वक्त उसने हुजला अरूसी में कदम रखा, आलिया सामने ही फूलों की लड़ियों के दरमियान घिरी अरूसी सेज पर बैठी थी। वो हस्ती जो अब से चंद घंटे पहले उसके लिए बिल्कुल गैर थी, अब अपने तमाम तर जुमला हकूक के साथ उसकी अपनी हो गई थी। और ये एहसास उसके लिए बड़ा ही निराला और अनोखा सा था कि वो उसकी जिंदगी में एक रफीक की हैसियत से दाखिल हुई है। उसके दुख, दर्द, रंज, मर्ज और गम और खुशी में बराबर की शरीक होने का अहद करके आई है। कम अज कम आज़र के लिए तो ये एक बिल्कुल ही अनोखा और अछूता सा तजुर्बा था। एक अजीब सा मुसरत आ गई और गुदगुदा देने वाला एहसास था जो उसके रुए रुए को अंगेज और धड़कनों को मुंतशिर कर रहा था।
कुछ देर दरवाजे के आगे ठटका वो जिंदगी के इस नए बाब में पहला कदम रखने के मुतल्लिक ही सोचता रहा। फिर कोई सोचकर उसने दरवाजा बंद किया और आलिया की तरफ बढ़ा। दोनों हाथों से मसहरी के इर्द गिर्द लटकती फूलों की लड़ियों को समेटकर वो बड़ी पुरिश्तियाक और वालेहाना नजरों से सुर्ख जरतार दुपट्टे में लिपटी आलिया को देखता रहा, जो घूंघट ही नहीं मुंह भी उठाए साकत सी बैठी थी। आज़र ने उसके करीब बैठकर बड़ी अज खुद रफ्तगी के आलम में आलिया के गोद में रखे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत गौर से झुककर उसे देखा। सेंट, स्प्रे, इत्र और फूलों का एक रूह तक को बहका देने वाला भुभका उसके नथनों की राह उसके दिल में उतरता चला गया, जिसमें हिना की खुशबू सबसे नुमाया थी। खूबसूरत मखरूती उंगलियों में दमकती अंगूठियां और गुदास सी कलाइयों में फंसी तलाई चूड़ियां, जिन पर उसकी नजरें टिक कर रह गईं। ये चूड़ियां जो आलिया को मैके की तरफ से जहेज में मिली थी, उसकी खूबसूरत गोरी गोरी और गुदास कलाइयों में फंसी बहुत ही दिलफरेब लग रही थी। मगर आलिया के हाथ किस कदर सर्द थे कि सीने में उतरते तमानियत के गहरे एहसास के बावजूद एकदम ही उसे ख्याल आया, दुल्हनें तो अपना चेहरा हाथों से छुपाए रखती हैं, मगर ये दुल्हन कैसी है, बिल्कुल किसी बेजान शय की मानद, गोद में हाथ रखे घूंघट ऊंचा किए यूं साकित जामत सी बैठी है, जैसे यहाँ इस मुसहरी पर कोई संगी मूर्ति नस्ब कर दी गई हो। और उसके ये खूबसूरत हाथ किस कदर सर्द और बेजान से लग रहे हैं, यूं जैसे उनमें जिंदगी की हरारत कभी दौड़ी ही ना हो। मगर ये सोचने और गौर करने का मौका नहीं था, बल्कि नज़ाकत और लताफत से भरपूर जिंदगी की वो अहम तरीन साहतें थीं, जिनमें मुख्तलिफ और अनजानी सिमतों से आने वाले दो राही एक दूसरे के कांधों पर अपने यकीन और रफाकत की असास रखकर और एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी के सफर में शाना बशाना आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहते हैं। आलिया ने उसकी तवक्को के बरक्स अपने हाथों को उसके हवाले करने में थोड़ी सी भी मुज़ाहमत नहीं की थी और ना उसके कुर्ब पर कोई रद्द अमल ही दिखाया था, और ये कोई ऐसी काबिल गिरफ्त बात भी न थी। यानी उसके ख्याल में आलिया का ये बेजान और खामोश सा तर्ज अमल उसकी लाइल्मी और ना तजर्बेकारी की वजह से भी हो सकता था। लेकिन अभी जब वो दूल्हा बनकर बारात के साथ आलिया के घर पहुंचा था, तो मेहर के मामले में थोड़ी बदमज़गी पैदा हो गई थी। ऐन निकाह के मौके पर किसी बात पर फ्रीकैन के दरमियान तल्खी या बदमज़गी पैदा हो जाए तो दिलों में थोड़ा बहुत तकद्दुर ज़रूर पैदा हो जाता है, और ये कुदरती बात होती है। हालांकि देखा जाए तो हर लिहाज से दूल्हा वालों का पल्ला भारी होता है, मगर आज़र के दिल में तो एक गिरा सी पड़ गई थी, और इसीलिए वो मामूली मामूली सी बातों को इतनी अहमियत दे रहा था। फिर उसने बड़ी नरमी और एहतियात से आलिया के दोनों हाथ उसकी गोद में रख दिए और बेतरतीब सी धड़कनों के साथ उसका माथे तक झुका घूंघट ऊंचा करने का मरहला भी तय कर लिया। तब भी वो यूं ही बेहिस सी बनी बैठी रही, मगर वो तो जैसे अपने होश में न रहा, मबहूत सा उसका अरूसी जलवा देखता रह गया। रोशन और कुशादा पेशानी जिस पर चमकता टीका, कानों तक झुकी जड़ाओ पट्टी, सुच्चे मोतियों का जुड़ाव, झूमर नथ से सजी सुतवा नाक, सिमटा हुआ दहाना, उभरे हुए लिपस्टिक से रंगे खमीदा होंठ, अफशां और ब्लू आई शेडो में लिपटे गुलाफी पपोटे, जिनके सिरों पर पलकों की स्याह झालरें सभी रुखसारों पर साया फगन थी। और सबसे बढ़कर वो जेवरात जो वो कानों और गले में पहने हुए थी, कानों में जुड़ाओ मगर बाले ऊपर गर्दन से लेकर नाफ तक, एक दो नहीं 6-7 किस्म के हार, जिनमें गुलूबंद, नेकलेस, सतरड़ा, माला और चंदन हार वगैरह शामिल थे। मैं तो भाई सिर्फ 2 सेट दे रही हूँ चढ़ावे में। हाँ, बरी में तो इतना ही जेवर काफी होता है। और फिर टपका पट्टी भी तो है, वो जो चाहे दे दे। वैसे तो मैंने 5 सेट ही मांगे हैं। एकदम ही कानों में पड़ी अम्मा की आवाज सदाए बाजगश्त की तरह उसके कानों में गूंजी, तो अपनी महवियत से चौंक कर उसने मुंह ही मुंह में लाहौल पड़ी और फिर आलिया को मुखातिब करके बोला, सुने आलिया, जो कुछ अभी कुछ देर पहले निकाह के मौके पर हुआ था, इसमें मेरी मर्जी को बिल्कुल दखल ना था। असल में शादी ब्याह की रसूमात का तमाम तर इन्हिसार बुजुर्गों की मर्जी और ख्वाहिश पर होता है, जबकि मैं तो ऐसी रसूमात को बिल्कुल ही लग़्व समझता हूँ। तब भी आलिया इसी तरह बुत बनी बैठी रही, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बेमौका बात कह गया है, और उसने फौरन ही पैंतरा बदलकर अपनी फितरी शोखी से काम लेते हुए कहा, भाई आखिर क्या मामला है? अपना जलवा दिखाकर तो मुझे अपना दीवाना बना दिया, मगर मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। वैसे इत्मीनान रखिए, इतना भयानक और बदहैयत भी नहीं हूं कि मुझे देखकर आपकी घीघी बन जाए। उसने बड़े प्यार से आलिया की ठोड़ी ऊंची करके कहा, तो आलिया के स्पाट से चेहरे पर मुस्कुराहटों के चांद उतर आए। उसने डरते झिझकते शर्माते लजाते आहिस्ता से
पलकों की चिलमन उठा ली, लेकिन बारे हया ने दूसरे ही लम्हे उसे गिरा दिया। फिर भी इस एक लम्हाती वक्फे में आलिया की मोहनी सूरत उसकी रूह की गहराइयों तक उतरती चली गई। मोहनी सूरत, कोमल और मासूम सी आलिया ने पहली ही नजर में आजर के दिल में वो मुकाम हासिल कर लिया था जो कम ही किसी बीवी को हासिल होता है। शुरू शुरू में तो कुछ अरसे दोनों के दरमियान एक तकल्लुफ सा कायम रहा, मगर जब बकौल अम्मा दुल्हन पराई हो गई तो उसने महसूस किया कि तकल्लुफ ही नहीं, आलिया उसे थोड़ी थोड़ी गैरियत भी बरतती है और हरदम चुप चुप सी किसी फिक्र में गलता और पेचा नजर आती है। गो उसे मालूम था कि वो फितरतन कम गो और बेजुबान सी लड़की है, मगर उसका फिक्रमंदी से कुछ सोचते रहना आज़र को बहुत अजीब सा लगता था। इधर माँ की जहन में बुझी गुफ्तगू से भी वो लाइलम नहीं था, जो किसी न किसी बहाने कोई ना कोई मौजू निकाल कर डायरेक्ट आलिया पर उंडेलती रहती थी। ए बस बहुत हो लिए मान कौन, अब काम काज पर लगाओ अपनी बेगम को। सायमा बेचारी अकेली जान क्या क्या करे, पढ़ने जाए, घर संभाले, बाबा की सौ खिदमतें करे, और फिर खुदा मालूम उसका नसीब कैसा हो, अपने घर में किस तरह रहे। इसीलिए तो माँ बाप के घर में लड़की लालों की लाल बनकर रहती है। और अब तो तुम्हारी शादी को खैर से 4 महीने हो गए, मगर तुम्हारी बीवी ने आज तक एक फली भी तो नहीं फोड़ी। कभी कहती, एलो हम तो समझ रहे थे कि इतना बढ़ चढ़कर बोल रही थी तो नामालूम बेटी को ऐसी क्या बादशाहत अता कर देंगी, मगर वहां तो कुल 21 जोड़े, 3 सेट झूमर और सोने के बटन ही दिए हैं, वो भी पता नहीं मुए किस दिल से। पूरे 6 महीने लगाए, उस पर गाड़ी और बिजली का बड़ा चूल्हा भी नहीं दिया, और पहनावियां भी ऐसे कि मैंने तो जलकर अपनी धोबन को दे दी। आजकल तो भंगी और चमार भी अच्छा पहनते हैं। वो तो मैंने खुद मुंह फोड़कर और जबरदस्ती कह सुनकर सालिहा के दुल्हा को स्कूटर दिलवाई है। मैं तो कहती हूँ अगर किसी काबिल ना थे तो फिर हम पर इतना एहसान भी क्यों किया। और कभी कहती, ए अच्छे ससुराल वाले हैं ना, कभी खुद आते हैं ना बेटी दामाद को बुलाने की तौफीक ही होती है, और कभी खुद मेरा बच्चा वहां चला जाता है तो यूं ही बगले झाड़ता ही आता है। ऐसा कुछ दिया भी नहीं जहेज में जो फिर कुछ देने की जरूरत ही ना हो। एक अल्लाह रखे वो हमारा दामाद है, जब भी आता है जेबें खाली करा के ही जाता है। ये भी दे दो वो भी दे दो, उसका बस चले तो तन के कपड़े भी उतार कर ले जाए। और एक आजर के ससुराल वाले हैं, सच पूछो तो मेरे बच्चे की तो किस्मत ही फूट गई। अम्मा को उसका डर तो नहीं पड़ा था कि उसके सामने ऐसी बातें करने से परहेज करती। वो तो डंके की चोट पर आए गए के सामने दिल की भड़ास निकाला करती थी। उनकी और बातों पर तो वो कान ही नहीं धरता था, मगर ये आलिया के घर जाने की बात उसके दिल को बहुत लगती थी। उसने भी कई बार महसूस किया था कि वो जब भी आलिया के साथ उसके मैके जाता है, उसकी सालियां उससे मुंह छुपाए छुपाए फिरती हैं, सास भी लिए दिए रहती हैं, और उसके जाते ही घर में एक खिचड़ी सी पकनी शुरू हो जाती है। आज तक किसी ने उससे ये नहीं कहा था कि आलिया को छोड़कर जा रहे हो तो खुद भी 1-2 रोज हमारे यहाँ रह जाओ, बल्कि वहां तो कोई सीधे मुंह बात ही ना करता था। किस्मत से एक ही साला था जो लायलपुर के किसी मिल में चीफ अकाउंटेंट था। उसे भी सिर्फ शादी के मौके पर सरसरी तौर पर देखा था, क्योंकि उसे कुल 5 दिन की छुट्टी ही मिल सकी थी, और शादी के तीसरे रोज ही अपनी मुलाजमत पर वापस चला गया। तो आलिया से बड़ा था, या फिर फितरतन नरूठा था, जो रस्में अदा करने के मौके पर भी गायब ही रहा था, और सामने भी आया था तो मुंह फुलाए खामोश बैठा रहा था। आज़र ने तो शादी के हंगामे की वजह से अच्छी तरह उसे देखा भी ना था, लेकिन आज़र के दिल में तो उससे मिलने और बातें करने की बड़ी ख्वाहिश थी। वाकई अजीब लोग थे आलिया के मैके वाले भी, आज़र के तो समझ में ही ना आए थे। और बकौल अम्मा के वो तो अपने सगों से भी नहीं मिलते थे, तो आज़र को भला क्या घास डालते। और अम्मा को जहाँ कुंबेदारी निभाने में कमाल हासिल था, वहाँ वो डिप्लोमेसी बरतने में भी बहुत माहिर थी, जोड़ तोड़ करने में भी अपना जवाब नहीं रखती थी, और हमेशा ही बड़ी खूबसूरती से उसके कान भरती रहती थी। ए बस अब इन लोगों को ज्यादा मुंह न लगाओ, आलिया की ऐसी ही पसली फड़कती है तो वो खुद हो आया करेगी अपने मैके। तुम कोई उसके जर खरीद हो जो दुम छल्ला बने उसके साथ जाते हो। ससुराल वालों से दूर रहना ही बेहतर होता है। ये होता है वो होता है, गर्ज ये कि अम्मा उसे सारी ऊंच नीच और मसलहतों से आगाह करती रहती थी। असल में अम्मा को शुरू ही से अपनी औलाद की जिंदगी में बड़ा दखल था। अब्बा तो वैसे भी मनंजान मरंज किस्म के आदमी थे, बहुत कम गो और सादा लोग, और जब से माजूर होकर बिस्तर से लगे थे उन्हें बिल्कुल ही चुप लग गई थी। मगर अम्मा तो हमेशा ही से उन पर हावी थी, घर के सारे मामलात भी अम्मा ही की मर्जी और हुक्म से तय पाते थे। मगर अम्मा ख्वाह कुछ भी कहती, या आलिया के मैके वाले उसे कैसा भी सलूक रवा रखते, उसे तो सिर्फ आलिया से गर्ज थी।
اور چونکہ عالیہ کے ساتھ اماں کا رویہ بھی اس سے مخفی نہ تھا، جو عالیہ کے ہر کام میں عیب نکالتی تھی، ہر بات پر نکتہ چینی کرتی تھی، اور پھر اماں کی زبان تو شاید نیم اور کریلے کے مرکب سے بنائی گئی تھی، جس سے عالیہ کے لیے زہر ہی ٹپکتا تھا۔ وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ عالیہ کی والدہ نے اماں کی مرضی اور مانگ پوری نہیں کی تھی، اور اماں کو اس بات پر سخت پچھتاوا تھا کہ بقول ان کے کن پکٹوں میں پھنس گئی تھی۔ سخت دھوکا ہوا تھا ان کے ساتھ، ورنہ آذر کے لیے ایک سے ایک رئیس گھرانے کی لڑکیوں کی کیا کمی تھی۔ اماں ہمیشہ اس کے سامنے یہی دکھڑا لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور وہ چپ چاپ ان کی خرافات سنتا رہتا تھا، اور کبھی بہت ہی تنگ آ جاتا تو جل کر کہتا، اماں آپ کسی طرح عالیہ کا پیچھا بھی چھوڑیں گی؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی رئیس گھرانے کی لڑکی آ بھی جاتی تو آپ کی ان باتوں سے ایک دن وہ بھی میرے ساتھ نباہ نہ کرتی، اور اس بات پر تو اماں کی وہی شکل ہو جاتی کہ آئیں تو جائیں کہاں، بس وہ بے نکت سناتی کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ اس روز روز کی چکھ چکھ کی وجہ سے ہی تو اس نے نچلی منزل میں رہائش اختیار کی تھی، جبکہ رہائشی کمرے بالائی منزل پر تھے، اور شادی سے پہلے وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ نچلی منزل میں تو ڈرائنگ، ڈائننگ، کچن، پینٹری، لاؤنج وغیرہ کے علاوہ بس ایک ہی کمرہ تھا، جو گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور جس سے ملحق ایک پارلر بھی تھا، اور اماں کی شدید مخالفت کے باوجود اس نے گیسٹ روم کو ہی اپنے بالائی کمرے پر ترجیح دی تھی۔ لیکن نیچے گیسٹ روم میں رہائش اختیار کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ عالیہ اوپر جا کر جھانکتی ہی نہیں۔ صالحہ تو زیادہ تر اپنے شوہر کے پاس بہاولپور ہی رہتی تھی، بس سال میں ایک دو مرتبہ چند روز قیام کے گھر سے ہی میکے آتی تھی، اور سائمہ اپنے تعلیمی مشاغل میں مصروف رہتی تھی۔ سارے کام عالیہ کو ہی انجام دینے پڑتے تھے۔ یوں تو گھر میں 3 ملازم بھی موجود تھے، ایک خانسامہ، ایک لڑکا جو اوپر کے کاموں پر مامور تھا، اور ایک چوکیدار، مگر اماں سالن وغیرہ عالیہ سے ہی پکواتی تھی۔ اس پر گھر کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال، مہمانوں کی آؤبھگت اور خاطر مدارت، دھوبی کو کپڑے لینے اور دینے، حتیٰ کہ سائمہ اور اعظم کے چھوٹے موٹے کام بھی عالیہ ہی کے ذمے تھے۔ عالیہ کی جان ناتواں پر اماں نے جو کام ڈالے تھے وہ آذر کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، اور اسی بات پر کئی بار اماں سے بڑی لیدے ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو عالیہ کو ہتھیلی کا پھپولا بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اسی طرح روز روز کے جھگڑوں قصیوں میں وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا۔ عالیہ نے تو خیر اپنا مقدر سمجھ کر شروع ہی سے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ویسے بھی اسے یہ اطمینان تو تھا کہ اس کا شوہر اس کا اپنا ہے، وہ اس کی ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھتا ہے اور اس پر جان چھڑکتا ہے، اور بس یہی عالیہ کو چاہیے بھی تھا۔ مگر اماں نے بھی کسی حد تک حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، وہ اب زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ آذر بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو اماں نے کسی طرح عالیہ کو گھر کا ایک فرد تو تسلیم کر لیا۔ ویسے بھی اس کی شادی کو 2 ڈھائی سال کا عرصہ گزر گیا تھا کہ انہی دنوں اماں کو بیٹھے بٹھائے گھر کی بے رونقی کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا تھا۔ اے شادی کو 3 برس ہونے کو آئے، مگر عالیہ نے اب تک چوہے کا ایک بچہ بھی نہ جنا۔ جانے کیا بات ہے، کسی ڈاکٹرنی واکٹرنی کو تو دکھاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ عالیہ میں بچہ جننے کی صلاحیت بھی ہے۔ اماں دبی دبی زبان میں آذر سے کہتی، اماں کے ہاتھ کوئی موضوع آ جاتا تو شرط تھا، پھر تو وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی تھی۔ شروع میں تو دبے دبے لفظوں میں آذر کے سامنے یہ موضوع لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تو انہوں نے علل اعلان ہی کہنا شروع کر دیا، میری صالحہ کے تو خیر سے 5 برس میں 2 بچے ہو گئے، اور تمہارے یہاں ابھی دور دور تک بچے کے آثار نظر نہیں آتے۔ اصل میں بچوں کے دم سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے، اسی وجہ سے صالحہ چلی جاتی ہے تو یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ یوں بھی بیٹی کی اولاد پرائی ہوتی ہے، اسی لیے تو بیٹے کی اولاد پر دادی دادا کا بہت حق ہوتا ہے۔ اس روز وہ اوپر اماں کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا، عالیہ بھی وہیں موجود تھی۔ اماں نے اس کی پرواہ کیے بغیر پھر زہریلے تیر چلانے شروع کر دیے۔ اے بچے، میں کہتی ہوں آخر تو کب اسے ڈاکٹرنی کو دکھائے گا؟ میرا تو کہتے کہتے منہ خشک ہو گیا، مگر تیرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں، کم از کم ہمارا اطمینان ہی ہو جائے گا۔ اماں خاص طور پر اسے مخاطب کر کے بولے ہی چلی گئیں تو چائے کی پیالی تپائی پر پٹک کر نیچے چلا آیا۔ اماں کی فضول سی باتوں پر اسے جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے جس موضوع کو ٹارگٹ بنایا تھا اس نے آذر کو ایک الجھن میں گرفتار بھی کر دیا تھا۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی، مگر اسے تو کبھی احساس تک نہ ہوا تھا، وہ تو اماں نے ہی احساس دلایا تھا، گو کہ وہ الجھ ضرور گیا تھا۔ پھر بھی اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ نیچے اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر وہ یہی سوچتا رہا تھا
کہ اماں نے صرف ہماری ازدواجی زندگی کا سکون درم برہم کرنے کے لیے یہ نیا شوشہ چھوڑا ہے، ورنہ بعض عورتوں کے یہاں دیر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب اسے عالیہ کے ساتھ یکجا ہو کر بیٹھنے کا موقع ملا تو اس نے ہنس کر کہا، لو بھئی اب اپنی خیر مناؤ، تمہیں جلانے اور کلسانے کے لیے اماں کے ہاتھ ایک نیا موضوع آ گیا ہے۔ خیر نیا تو نہیں، کافی پرانا موضوع ہے، مگر اماں کچھ غلط تو نہیں کہتی؟ عالیہ کے لہجے میں افسردگی شامل تھی۔ یعنی کیا؟ کیا تمہارے خیال میں وہ سچ کہتی ہیں کہ تم ماں بننے کے قابل نہیں ہو؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے سچ ہی کہتی ہوں، عالیہ بجھے بجھے سے لہجے میں بولی، لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ سچ ہی کہتی ہیں؟ کیا وہ کوئی غیب کا علم جانتی ہیں؟ انہیں تو صرف تمہارے اور میرے درمیان خندق ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہی چاہیے۔ عالیہ کے بجھے بجھے لہجے پر اسے دکھ سا ہوا تو اس نے نرمی سے کہا۔ عالیہ نے قدرے توقف کے بعد کچھ سوچ کر کہا، لیکن آذر، اگر میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد اماں کا خیال درست نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ عالیہ کے لہجے میں گہری یاسیت تھی۔ ہائے، وہ جل بھن کر رہ گیا۔ پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی اماں مجھ سے دوسری شادی کے لیے مطالبہ شروع کر دیں گی۔ اور عالیہ کا چہرہ اتر گیا۔ اچھا تو کیا آپ ان کی بات مان لیں گے؟ عالیہ نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، اس کے سوا چارہ ہی کیا ہوگا؟ یعنی دوسری شادی کر لیں گے؟ عالیہ کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ بالکل کر ہی لیں گے، تم تو ماں بننے کے قابل ہی نہ ہوگی، اور پھر اولاد کی تمنا کسے نہیں ہوتی؟ ویسے بھی اماں کی تو یہ سب سے بڑی آرزو ہے کہ وہ میری اولاد کو… اور ابھی وہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ٹپ ٹپ عالیہ کی خوبصورت آنکھوں سے برکھا رت ہونے لگی، اور آذر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اسے سینے سے لگا لیا۔ پگلی، تمہیں کم از کم میری فطرت سے تو واقف ہونا چاہیے۔ میں تو تمہاری احمقانہ باتوں پر جل کر تم سے مذاق کر رہا تھا، ورنہ عالیہ کے سوا کون مائی کا لال ہے جو اس دل میں گھر کرنے کی جرت بھی کر سکے؟ اور میں کوئی اماں کے ہاتھ کی ڈگڈگی تو نہیں ہوں کہ وہ جس طرح مجھے گھمائیں گی میں گھوم جاؤں گا۔ اول تو انہوں نے اب تک اشارتاً بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، دوسرے اگر وہ اس سلسلے میں ایک لفظ بھی کہیں گی تو میں ان کی طبیعت بھی ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش میں بڑے پیار سے ہنس ہنس کر کہتا رہا، مگر عالیہ کی آنکھوں سے تو بادل سے اٹھ رہے تھے۔ شاید وہ بادل پر چھایا غبار اسی بہانے نکال رہی تھی۔ وہ پھر اس کی ڈارس بندانے لگا۔ اماں خواہ کچھ بھی کہیں، مجھے تو اولاد کی ذرا سی خواہش نہیں۔ مجھے تو بس زندگی کے ہر لمحے اور ہر گام پر تمہاری رفاقت درکار ہے۔ اور کیا تم یہ بھول گئیں کہ ہم نے سینکڑوں آدمیوں کی موجودگی میں خدا کے سامنے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا؟ اور پھر ہم تو تمہارے شیدائی ہیں، تم پر پروانہ وار نثار۔ کاش آپ کے یہ دعوے سچ ہی ثابت ہوں، ورنہ مردوں کی زبان تو صرف ان کی مرضی اور خواہشات کی تابع ہوتی ہے۔ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ عالیہ بڑی دیر تک روتے رہنے کے بعد اپنے آنسو خشک کر کے بولی، اچھا تو تمہیں مردوں کی فطرت کا بڑا تجربہ ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، مجھے نہیں، زیادہ تجربہ تو نہیں ہے، عالیہ نے سٹ پٹا کر کہا، مگر تھوڑا بہت ہے ضرور۔ اس نے شوق سی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، نہیں تھوڑا بہت بھی نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا مشاہدہ ضرور کیا ہے۔ عالیہ اس کی بات پر گڑبڑا سی گئی۔ چلو مشاہدہ ہی صحیح، مگر کیوں کر کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے، اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس کر ہی لیا، اصل میں قصے کہانیوں کے ذریعے میں نے کچھ ایسا ہی اندازہ لگایا ہے۔ عالیہ نے موڑ توڑ کر جواب دیا۔ اس کے انداز سے گھبراہٹ متشرح تھی، مگر وہ تو اس وقت مذاق میں موڈ میں تھا، الٹے سیدھے سوالات کر کے اس کی گھبراہٹ سے خط اٹھا رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ خیال ہی نہ کیا۔ اوہو، تو ابھی تک آپ کسی اور کہانیوں کے پھیر سے نہیں نکلی، تبھی تو ہر وقت خواب اور خیالوں کی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، نہیں، بلکہ جب سے ایک پری ذات سے واسطہ پڑا ہے جاگتے ہی میں خواب دیکھتی رہتی ہوں۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھ کر شوخی سے کہا، یا پھر بات ہی گھما دی۔ اوہو ٹھہرو، ابھی اماں سے جا کر کہتا ہوں کہ عالیہ آپ کو ناری مخلوق سمجھتی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اماں کبھی وضو کے لیے پانچے اونچے کر کے پیر دھوئے تو ذرا غور سے دیکھنا، کہیں ان کی پنڈلیوں پر ریچھ کی طرح لمبے لمبے بال تو نہیں ہیں؟ سنا ہے پریوں یا پری زادوں کی شناخت اسی طرح ہوتی ہے، اور اماں تو اس بڑھاپے میں بھی ماشاءاللہ چندے آفتاب ہیں۔ اس نے کہا تو عالیہ ہنستی ہوئی بولی، ہاں اماں ضرور ہیں، مگر آپ تو اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ ارے ہمارا کیا پوچھتی ہو، ہم تو جدھر سے بھی گزر جاتے ہیں ایک قتل عام ہی ہو جاتا ہے۔ ادھر؟ جی ہاں، جیسے کہ بڑے ہی تو خوبصورت ہیں آپ، عالیہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی۔ کیوں، کیا ہم تمہیں اچھے نہیں لگتے؟ اس نے روکھا سا منہ بنا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، عالیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور جواب میں وہ غور سے عالیہ کی صورت دیکھنے لگا۔
ارے یہ تو بتاؤ یار، کیا تمہارا بھی کوئی آئیڈیل تھا؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا، اور عالیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر آ گیا۔ یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا خیال آ گیا؟ اس نے قدرے ترش سے لہجے میں کہا۔ ارے بھی ویسے ہی پوچھ لیا، سنا ہے لڑکیوں کو آئیڈیل بنانے کا خبت ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بات کو غیر اہم ثابت کرتے ہوئے کہا۔ خبت جنہیں ہوتا ہوگا انہیں ہوتا ہوگا، میں نے تو کبھی ایسی حماقت کی ہی نہیں۔ وہ یوں بولی جیسے اسے بہت ناگوار گزرا ہو۔ میں نے تو انٹر ہی کیا تھا کہ میری شادی ہو گئی، اور اگر آئیڈیل کا ہی سوال ہے تو ایک بیوی کے لیے تو اس کا شوہر ہی کسی آئیڈیل سے کم نہیں ہوتا، بشرطیکہ کا وہ اس کی توقعات پر پورا اترے، جیسے کہ میں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، اور عالیہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر چہرہ جھکا کر بولی، اور وہ اس کی ہوں پر ہی خوش ہو گیا، کیونکہ اس وقت تو اس پر عالیہ کی محبت کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے بالکل محسوس ہی نہیں کیا تھا، مگر اب تو معمولی سے معمولی بات بھی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے اس کا رنگ اور تیور دیکھ کر اب بچے کے معاملے میں خاموشی تو اختیار کر لی تھی، مگر اشاروں کنایوں میں کسی نہ کسی بہانے اس کے سامنے یہ ذکر لے کر ضرور بیٹھ جاتی۔ اس روز جمعے کا دن تھا، اور چونکہ وہ اعظم کو ساتھ لے کر جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد جاتا تھا، اس لیے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، جبکہ اماں کا قاعدہ تھا کہ وہ نماز پڑھ کر آنے کے بعد ہی کھانا لگواتی تھی۔ آذر نے سوچا کہ وہ عالیہ سے کوئی ہلکی پھلکی چیز لے کر کھا لے گا، اس لیے وہ پینٹری میں پہنچا تو اماں کو وہیں بیٹھے پایا۔ وہ منڈی سے آئے پھلوں اور ترکاریوں کو دھلوا اور پہنچوا کر ملازم سے فریج میں رکھوا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، ارے تم دونوں ابھی تک مسجد نہیں گئے؟ نہیں اماں، ابھی تو نماز شروع ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں، اور اعظم بھی تیار نہیں ہوا۔ اس نے عالیہ کو تلاش کرنے کی غرض سے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے کہا، اے ہاں، اس میں تو شیطان سما گیا ہے، خاص طور سے جمعے کے دن ہی سستی کرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل کے بچے تو بس مارے باندھے کو نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی میں زبردستی کہہ کر بھیجتی ہوں، ورنہ دل کس کا چاہتا ہے؟ اماں بولی۔ جواب میں وہ کیا کہتا؟ بھوک کے مارے تو پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ٹرے میں سے ایک کیلا اٹھا کر وہ کھانے لگا، مگر اماں تو شروع ہو گئی تھی، اسی لیے بولتی ہی گئی، اے ہاں، وقت کے وقت مسجد میں جا کر جلدی جلدی 2 4 ٹکرے مار لیتے ہیں۔ یہ آج کل کے بچے نہ خطبے میں شریک نہ دعا میں، دل سے تو کوئی جاتا ہی نہیں نا۔ ایک ہمارے بابا دادا تھے کہ 11 بجے سے ہی تیار ہو کر مسجد میں جا بیٹھتے تھے، اور جمعہ کی تیاری بھی ایسے کرتے تھے جیسے دلہا بارات کی کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہمارے چھوٹے صاحبزادے ہیں کہ 11 بجے تک تو بستر میں ہی پڑے اینٹتے رہتے ہیں، اور پھر اٹھتے بھی ہیں تو 100 نخروں سے، اتنا بھی نہیں کہ جمعے کا ہی احترام کر لیں۔ اماں بولی تو اس نے بھی سوچا اماں کسی حد تک ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ چل فضل دین، یہ تینوں کشتیاں دھو پونچھ کر احتیاط سے الماری میں رکھ دے، اور ہاں، اوپر بڑے صاحب سے پوچھ کر آ کہ کیا وہ ہریرا ابھی کھائیں گے؟ اماں نے اس سے بات کرتے کرتے ملازم کو مخاطب کر کے کہا۔ عالیہ شاید اس وقت کچن میں تھی۔ آذر بار بار کچن کے دروازے کی طرف دیکھتا، اور پھر اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھنے لگتا۔ فضل دین کشتیاں لے کر چلا گیا تو اماں اس کی طرف دیکھ کر بولی، ایسا کرو، ٹیلی فون پر کسی ڈاکٹرنی سے وقت لے لو، پھر تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے کر عالیہ کو دکھانے لے جانا۔ اے ہاں، کچھ پتا تو چلے کہ عالیہ میں خرابی کیا ہے۔ اماں کے منہ سے بہت غیر متوقع پھر وہی ذکر سن کر وہ ایک دم ہی بگڑ اٹھا۔ یہ آپ کیسے اندازہ لگا لیا کہ عالیہ میں کوئی خرابی ہے؟ مگر اماں نے اس کے لب و لہجے کا ذرا سا بھی نوٹس نہیں لیا۔ ایک سرد سی آہ بھر کر بولی، یہ خرابی نہیں ہے تو اور کیا ہے بیٹے، کہ اب تک عالیہ کی کوکھ ہری نہیں ہوئی، ورنہ ادھر لڑکی کی شادی ہوئی اور ادھر دوسرے ہی برس بچہ ہوا۔ ہائے تم کیا جانو بیٹے، بچے کے بغیر یہ گھر مجھے کیسا سونا سونا لگتا ہے۔ اگر عالیہ کی وجہ سے آپ کو یہ سارے احساسات ہوتے ہیں اماں، تو آپ فکر نہ کریں، اس کا بھی جلد ہی انتظام ہو جائے گا۔ وہ تڑک کر بولا، ایک ایسا انتظام، یہ تو ذرا سی بات میں پھلکی کی طرح ناچنے کیوں لگتا ہے؟ آپ باتیں ہی ایسے کرتی ہیں اماں۔ بہرحال میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں بھی اب اپنی رہائش کا کہیں اور بندوبست کر لوں گا، پھر تو یقیناً آپ کو ان فکروں سے نجات مل جائے گی، اس نے تیز و تند لہجے میں کہا، اور اسی وقت پینٹری سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر عالیہ پر پڑی، جو دیوار سے لگی اس کی اور اماں کی گفتگو سن رہی تھی، اور اسے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی، مگر اس وقت تو اس پر سخت جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ اس نے اعظم کو بھی ساتھ نہ لیا اور تیزی سے مسجد کا رخ کیا، مارے غصے کے اسے ڈھنگ سے نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ یہ خیال اسے نماز میں بھی پریشان کرتا رہا کہ عالیہ نے بھی اماں کی گفتگو سن لی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اماں نے کس وجہ سے اس موضوع کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہے، یعنی وہ عالیہ پر سوکن لانے کے منصوبے باندھ رہی ہیں، اور انہی ساری باتوں کے پیش نظر
اس نے واقعی بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ عالیہ کو لے کر کسی اچھے سے مکان میں منتقل ہو جائے گا۔ اماں بیٹے کی دھمکی سے خائف ہو گئی تھی یا پھر کوئی اور چکر چلانے کی فکر میں تھی جو انہوں نے اس روز کے بعد سے چپ سادھ لی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آذر برابر کسی اچھے مکان کی جستجو میں لگا ہوا تھا۔ مگر انہی دنوں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ اماں کو اچانک صالحہ کے پاس بہاولپور جانا پڑا۔ اصل میں صالحہ پھر سے امید سے تھی اور کسی بد احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی۔ اماں اعظم کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، صرف سائمہ ہی باپ کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر رہ گئی تھی۔ ادھر اب تک آذر کو اپنے مطلب کا کوئی مکان ہی نہیں ملا تھا، اسی لیے مکان کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا، اور اماں کے جانے کے چند روز بعد ہی عالیہ کو وہ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے جن کو شروع میں آذر نے کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی، مگر اب تو اس نے خود اپنے کانوں سے وہ آواز سنی تھی جو عالیہ کی تو ہرگز نہ تھی۔ گو عالیہ نے اس کے ہر الزام کی سختی سے تردید کی تھی اور اس کے سختی برتنے پر بھی اس نے کسی طرح قبول کر کے ہی نہ دیا تھا، مگر اب وہ عالیہ کی کسی عذر معذرت کو ماننے پر بالکل تیار نہ تھا اور انہی واقعات کی روشنی میں تمام پچھلے واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ اپنی اتنی بے اندازہ اور شدید چاہت کے جواب میں عالیہ کا پرایا اور کترایا کترایا سا رویہ، کھویا کھویا سا انداز افسردگی اور فکر مندی جسے اب تک وہ اماں کے بدسلوکی کا سبب گردانتا رہا تھا، اب حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ آج کل تو اماں اور اعظم کے جانے کی وجہ سے گھر میں بالکل سناٹا رہتا ہے۔ ابا کی وجہ سے سائمہ بھی نیچے نہیں اترتی اور دن میں تو وہ کالج جاتی ہے، پھر تو عالیہ کو اور بھی گل کھلانے کا موقع ملا ہوگا، مگر کیا واقعی عالیہ ایسی ہے، ایسی فریبی اور بدکردار؟ اور پھر اس کی نظروں میں عالیہ کی بھولی بھالی شکل گھوم گئی تو ایک اضطرابی سی کیفیت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آتش دان کے آگے ہی ٹہلنے لگا۔ لیکن عالیہ بظاہر تو ایسی نہیں لگتی، وہ کس قدر بے چین اور جذبت سی ہو رہی تھی۔ جب میں اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ وہ کون تھا، تو وہ کتنی عاجزی اور بے چارگی سے مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے بالکل غلط سنا ہے، جو کچھ سنا ہے وہ میرا وہم ہے، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، کیونکہ اس کے لہجے میں ریا اور مکاری نام کو نہیں تھی، اور وہ ضد ہو کر رونے بھی تو لگی تھی۔ اگر جھوٹی اور مکار ہوتی تو پھر یوں بلک بلک کر کیوں روتی؟ اس پر بھی میں اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلا آیا ہوں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اگر واقعی وہ بے قصور ہے تو میں نے خواہ اس پر ظلم توڑا۔ اس کی شدید چاہت نے ایک دم ہی اس کی بدگمانیوں پر چھینٹا مارا تو وہ تیزی سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، ایک جھٹکے سے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو سامنے ہی مسہری پر عالیہ کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب آیا اور تھوڑا سا جھک کر اسے دیکھا، وہی معصومیت، وہی دلربائی، سوتی ہوئی عالیہ کے حسین ترین چہرے سے ہویدا تھی جس کا وہ شیدائی تھا۔ وہ سوتے میں بھی ہلکے ہلکے سسکیاں لے رہی تھی، نیند سے جڑی گھنیری پلکوں میں ننھے ننھے قطرے اب بھی چمک رہے تھے، ناک گریہ زاری کی وجہ سے تھوڑی سی سرخ ہو رہی تھی اور سبھی رخساروں پر اشکوں کے نشان لکیریں سی کھینچ رہے تھے۔ وہ عالیہ سے اس معاملے میں مزید کچھ کہہ کر اس کے احساسات مجروح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سو گئی ہے تو اس وقت اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ سوتی رہے، اس نے دل میں سوچا، اور اس کے بے آرام ہو جانے کے خیال سے وہ رات اس نے کاؤچ پر لیٹ کر گزاری۔ دونوں کے درمیان ایک ہیج سی قائم ہو گئی تھی، یا کیا بات تھی، 3 روز گزر گئے تھے، نہ اس نے عالیہ سے کوئی بات کی تھی اور نہ عالیہ نے ہی اس سے اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا ہی گوارا کیا تھا، جبکہ وہ اس سے اسی بات کا متمنی تھا کہ وہ اپنے بارے میں مزید کچھ کہے تاکہ اس کی بدگمانی کی تردید ہو سکے، کیونکہ وہ اپنی بدگمانی اور زیادتی پر سخت متاسف تھا۔ عالیہ کے خاموش اور لا تعلق سے رویے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ واقعی بالکل بے قصور ہے، ورنہ اگر خطاوار ہوتی تو ضرور اس کے سامنے جھک جاتی، مگر وہ تو میری موجودگی میں کمرے میں بھی کم آتی ہے، اور جب میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا ہوں تو وہ چپکے سے آ کر کاؤچ پر لیٹ جاتی ہے۔ وہ اب مزید عالیہ کی بے رخی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھے روز وہ آفس سے آیا تو ایسے چپکے سے آ کر خوابگاہ میں بیٹھ گیا کہ کسی کو پتہ تک نہ چلا، ویسے بھی وہ وقت سے کچھ پہلے ہی آ گیا تھا اور عالیہ اس وقت گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کسی کام سے خوابگاہ میں آئی تو اسے بیٹھا دیکھ کر دروازے کے آگے ہی ٹھٹک گئی اور پھر پلٹ کر باہر جا ہی رہی تھی کہ اس نے جھپٹ کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ہمارے چنگل سے بچ نکلنا آسان نہیں جانم، مگر یہ تمہارے منہ میں کیا بھرا ہوا ہے جو پھول کر غبارہ ہو رہا ہے؟ وہ گزشتہ تلخیوں کو بھلا دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر عالیہ بدستور منہ پھلائے کھڑی تھی۔
देखो भाई, ये सख्त ज्यादती है। हम तो सिर्फ तुम्हारी वजह से जल्द जल्द काम निपटा कर वहां से भागे और तुम हो के हमें बोर करने पर तुली हुई हो। उस पर भी आलिया ने अपनी तरफ से कोई रद्दअमल नहीं दिखाया, किसी साकत और बेजान शय की तरह उसकी बाहों में घिरी खड़ी रही। अच्छा भाई ठीक है, तो फिर तुम जाओ जहां जाना चाह रही थी। हम भी बाहर जाकर थोड़ी सी आवारागर्दी करेंगे। सख्त हमाकत ही की जो जल्दी चले आए। उसने अपनी बाहों का हिसार तोड़कर बुरा मान जाने की एक्टिंग करते हुए कहा। तो आलिया ने उसे कुछ ऐसी नजरों से देखा कि वो अपनी सारी एक्टिंग भूल गया, मगर जल्द ही संभल कर बोला, जो कुछ हुआ है उस पर मुझे बहुत अफसोस है आलिया। अगर तुमसे हो सके तो मुझे माफ कर दो। उसके नदामत भरे लहजे में तासुफ भी शामिल था। आलिया ने एक नजर उसे देखा और फिर बड़े तुल्ख और तुर्श लहजे में बोली, नहीं नहीं आजर, मेरी भला क्या हैसियत और क्या औकात जो आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वो भी एक फरेबी और बदचलन लड़की से, जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर आप ही के घर में, आप ही की ख्वाबगाह में गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती है। और फिर दोनों हाथों से मुंह ढांप कर आलिया रोने लगी और वो तड़प उठा। आलिया को सीने से लगाकर भींचते हुए उसने नादम से लहजे में कहा, मुझसे वाकई बड़ी सख्त ज्यादती हो गई है, लेकिन तुम्हें भी इख्तियार है, जो सजा चाहो मुझे दे सकती हो। मेरे ये हाथ जला दो जिन्होंने तुम्हारे नाजुक से बदन को झंझोड़ा था। मेरी इस जुबान पर अंगारे रख दो जिसने तुम पर झूठी तोहमत लगाई थी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उफ तक न करूंगा। लेकिन आलिया बदसतूर रोती रही। अच्छा तो आओ मेरे साथ किचन में चलो, मैं खुद तुम्हारे सामने अपने ये गुनाह आलूद हाथ जलाऊंगा। वो उसका मुंह पर रखा हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बोला, तो आलिया ने घबरा कर जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अच्छा आप मेरा हाथ तो छोड़िए, मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ हो गया है। ये तो सिर्फ तासुफ के आंसू हैं। आलिया ने सिसकियों के दरमियान कहा, काश आपने मुझ पर थोड़ा सा ही एतमाद कर लिया होता आजिर, मगर आपने तो एक जरा सी गलत फहमी में उल्टा मेरे ही दिल के आप गिनों को चिकनाचूर करके रख दिया। ओह प्लीज आलिया, ऐसी तकलीफ दे बातें तो ना करो कि मैं खुद अपने आप ही से नफरत करने पर मजबूर हो जाऊं। वो आलिया की दिल गिरफ्ता बातों पर तड़प कर बड़ी आजिजी से बोला, ये तकलीफ दे बातें नहीं हैं, बल्कि एक हकीकत है। एतमाद की जड़ें खोखली हो चुकी हैं आज़र। डरती हूँ कि अगर आइंदा भी आपको कुछ ऐसी ही गलतफहमी हो गई तो। नहीं नहीं, अब कभी ऐसा ना होगा, तुम इत्मीनान रखो। वो आलिया की बात कहता करके बोला, मैं तो आप पर आंखें बंद करके ईमान ले आई थी आज़र, मगर मगर आपने मेरे एहसासात और जज्बात को इतनी शदीद ठेस पहुंचाई है कि आपकी बात पर यकीन करने की कोशिश भी करूं तो कामयाब नहीं हो सकती। मर्द तो मुख्तारे कुल बरतर और आली ज़र्फ होता है आज़र, फिर वो इस कदर कोताह नज़र क्यों हो जाता है कि ज़रा सी शुबे में अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को खिजा के हवाले कर देता है। और आपको तो अपनी मोहब्बत पर बड़ा नाज था, बहुत दावे थे, और आप ही एक बेबुनियाद बात पर मुझ पर शक कर बैठे। आंखों की राह दिल का गुबार निकालते निकालते अब आलिया जुबान से भी दिल की भड़ास निकाल रही थी। उफ हो भाई, अब कहाँ तक चिरके लगाओगी? इस दिले नातवा पर तुम्हारे दिल में अब इतनी भी गुंजाइश नहीं रही कि मेरी एक जरा सी खता को माफ कर दो। वो आलिया की बातों से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने फिर आलिया को मजीद कुछ कहने का मौका ही न दिया। अच्छा तो दोस्ती, उसने जल्दी से दो उंगलियां आलिया के सामने नचाते हुए कहा, तो आलिया ने हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों उंगलियां उसकी उंगलियों से मिलाई और फिर हंसते हुए से लहजे में बोली, दोस्ती तो हो गई, मगर फिर भी आपसे डर ही लगता है कि कहीं फिर किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गए तो शायद मेरी खाल ही उतरवा देंगे। और आज़र ने बड़ी शाकी नजरों से उसकी तरफ देखा, तो आलिया ने जल्दी से बात पलट कर पूछा, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? ना चाय ना कॉफी, बस तुम मेरे सामने बैठी रहो। मैं तो आज तुम्हारी दीद से अपना पेट भरूंगा। 72 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं तुमसे बिछड़े हुए, मगर वो अब्बा मियाँ की यखनी भी तो तैयार करनी है मुझे। आलिया न जाने क्यों उससे कतरा रही थी। हाय क्या कहा? क्या आज गुस्से में अब्बा मियाँ की यखनी ही बना डाली? ये तो बड़ा बुरा हुआ। और आलिया जवाब में बड़े ओपरी से अंदाज में मुस्कुराई, खैर किसी की यखनी बनानी हो या कीमा, मैं तुम्हें अब कहीं ना जाने दूंगा। ठहरो, मैं साइमा से कह दूंगा, वो आखिर किस मर्ज की दवा है। वो उसे बिस्तर पर बिठाकर बाहर जाने लगा, तो आलिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप साइमा से कुछ ना कहें, बस 1-2 मिनट का काम है, मैं आपके लिए चाय भी ले आऊंगी। और फिर आलिया जल्दी से खड़ी हो गई। अच्छा चलो ठीक है, मगर तीसरा मिनट ना होने पाए, वरना मैं वहीं से तुम्हें पकड़ लाऊंगा। उसने कमरे से बाहर निकलती आलिया को वार्निंग सी दी। दोनों में सुलह हो गई थी। सफाई ने दिल में भरी कदूरतों को भी काट दिया था, मगर वो बराबर महसूस कर रहा था
کہ اس नाखुशगवार वाक़ये के बाद से आलिया उसे खिंची-खिंची सी रहती है, और अगर खिंची-खिंची सी ही रहती तो वो यही समझता कि उसके दिल पर अब तक इस तल्ख़ वाक़ये का असर गालिब है। मगर आलिया तो कुछ बुझ कर भी रह गई थी। हर दम सोगवार सी रहती थी, यूँ जैसे किसी का गम कर रही हो। ये बात उसने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी, चूँकि उसके ख़्याल में सिवाय इस तल्ख़ वाक़ये के कोई दूसरा सबब ही नहीं हो सकता था। इसलिए आलिया से उसने इस सिलसिले में कुछ पूछना मुनासिब न समझा था। अम्मा गई थी 1-2 हफ्ते क़याम के इरादे से, मगर वहाँ सालिहा की बीमारी ने कुछ तूल खींच लिया था। अम्मा वहीं की होकर रह गई थी। अलबत्ता आज़म को उन्होंने वापस भेज दिया था, क्योंकि एक तो वो अपने वालिद का कारोबार सँभाले हुए था और दूसरे पढ़ भी रहा था। साइमा की छुट्टियाँ हो गई थीं और अम्मा ने उसे भी अपने पास बुला लिया था। और इन दिनों साइमा अम्मा के पास बहावलपुर जाने की तैयारियां कर रही थी कि उसकी रवानगी से 2 दिन कबल आलिया ने अपने मैके जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो आज़र ने कहा, तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया था जो अब ऐसे मौके पर जाना चाह रही हो, जबकि साइमा बहावलपुर जाने को तैयार बैठी है। तुम ही बताओ, अगर तुम चली गई तो घर में रह कौन जाएगा? लेकिन मैं तो सिर्फ 2-3 रोज़ के लिए ही जा रही हूँ, कोई हमेशा के लिए तो नहीं। ये कहिए कि आप मुझे भेजना पसंद नहीं करते। आलिया बुरा मानने के से अंदाज में बोली, कमाल है, क्या तुम मेरी फितरत से वाकिफ नहीं हो, जो तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें वहां भेजना पसंद नहीं करता। भाई ये तो वक्त और मौके की बात है। परसों साइमा भावलपुर जा रही है और तुम बजीद हो कि तुम्हें मैके जाने दूं। वह झिल्लाए हुए अंदाज में बोला, तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं वहां नहीं जा सकती? आलिया ने बड़े तंज से हाथ चलाकर कहा, अच्छा यही समझ लो। उसे भी आलिया के तंज करने और बुरा मानने पर ताव आ गया। वह दुरुस्त लहजे में बोला, और बस इसी बात पर उसके और आलिया के दरमियान एक तलखी सी पैदा हो गई। आलिया ने उसे मुंह फुला लिया और उसने भी आलिया के इतने बेमौका मैके जाने के मुतालबिक हो उसकी बेजा जिद तसव्वुर करते हुए उसे मुंह लगाना छोड़ दिया। वो खुद को अपने इस रवैये में हक बजानिब समझता था। वो आलिया के कितने मान और नाज बर्दारियां करता था, उसे कितनी शिद्दत से चाहता था, और आलिया थी कि उसे खातर में न लाती थी। मामूली मामूली बात पर बिगड़ कर बैठ जाती थी। इसी वजह से तो इस मर्तबा उसने आलिया की खफगी को जरा सी भी अहमियत ना दी थी। फिर भी वो आलिया को नाराज करके बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था। उस रोज साइमा शाम की ट्रेन से बहावलपुर जा रही थी। आजर का उन दिनों चूंकि काम बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए तय ये हुआ कि उसी की कार में आजम साइमा को स्टेशन छोड़कर आएगा। ट्रेनें लेट भी हो जाया करती हैं। नामालूम आजम को वापसी में कितनी देर लगे। 8:30 बजे शब तो रेल की रवानगी है। क्यों ना मैं घर चला जाऊं? आलिया बिल्कुल तन्हा होगी। और फिर अपाहज बाप का ख्याल था। असल में उसका एक हम पेशा शहर आ रहा था, और इधर उस रोज उसके पास कार भी न थी। इसीलिए ये सब सोचकर अपना बाकी मांदा काम अपने एक और साथी के सुपुर्द करके वो भी घर जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ, और अपने इसी हम पेशा की कार में घर का रुख करते हुए उसने सोचा, वाकई कभी कभी मैं भी आलिया पर ख्वामखा ही ज्यादती कर बैठता हूँ। अम्मा ने उसके बार बार मैके जाने पर एतराज करके और ताने दे देकर पहले ही उसका मैके जाना बंद करा दिया था। कभी हफ्तों महीनों में जाती भी है, बेचारी तो बस खड़े खड़े। और अब तो जब से अम्मा गई हैं, कभी गई ही नहीं है बेचारी, वरना दिल तो बहुत चाहता होगा अपनी माँ बहनों से मिलने को, जबकि रहाइश भी एक ही शहर में है। और इसी वजह से वो वहां जाना चाह रही होगी कि साइमा भी अम्मा के पास जा रही है। नामालूम वो और अम्मा कब तक वापस आए, और मैंने ख्वामखा उसकी जरा सी ख्वाहिश को रद्द करके उसका दिल तोड़कर रख दिया। खैर, मैं कल ही थोड़ी देर के लिए ही सही उसे उसकी अम्मी और बहनों से मिलवाने ले जाऊंगा। वो तमाम रास्ते यही सोचता रहा। वो जो अपनी कोताहियों और ज्यादतियों को जल्द ही तस्लीम कर लेने का आदी था, वो आलिया की बहुत सी खामियों के बावजूद उसे दिलो जान से चाहता था, जबकि आलिया की तरफ से अपनी इतनी शिद्दत चाहत के जवाब में उसे उतनी गर्मजोशी भी नहीं मिली थी जिसका वो आलिया से ख्वाहा था, मुतमन्नी था। कार से उतरकर उसने कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच में वक्त देखा। 8:30 ही हो रहे थे। गोया अभी आजम स्टेशन पर ही था। आलिया उससे सख्त खफा थी, और ये उसकी कमजोरी थी। आलिया उससे खफा हो जाती तो उसे ऐसा महसूस होता कि जिंदगी ही उससे रूठ गई हो, और आज तो वो हर तरीके से उसे मनाने का तहैया करके आया था। वो तो समझ रही होगी कि मैं अपने उसी 11 साढ़े 11 बजे के वक्त आऊंगा, उसने दिल में सोचा, और फिर बड़ी लगन और शौक से अंदर का रुख किया। उस रोज भी घर पे गैर मामूली सन्नाटा तारी था। नीचे किचन वगैरह भी सब बंद पड़ा था। आलिया को सरप्राइज देने की गर्ज से
وہ چپکے سے بیڈروم میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس نے بے حد آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور احتیاط سے اسے دھکیلا تو خلاف دستور دروازہ اندر سے بند پایا۔ شاید ڈر کی وجہ سے عالیہ کھٹکا لگا کر بیٹھی ہے۔ اس نے ایک لمحے کو دل میں سوچا اور پھر آہستہ سے اپنے مخصوص انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا، اور اسی دم عالیہ کی خوف و دہشت میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اوف، دیکھیے شاید کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے، تمہارے کان بج رہے ہوں گے ورنہ میں نے تو کوئی دستک نہیں سنی۔ وہی مردانہ بھاری آواز آئی تو اسے یوں لگا جیسے چھتیں اور دیواریں اس پر گر رہی ہوں۔ وہ دروازے سے کان لگائے ساکت کھڑا رہ گیا۔ لیکن میں نے تو سنی ہے۔ اوف، آخر آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اگر آذر کو معلوم ہو گیا تو پھر؟ عالیہ ہراس کے عالم میں قدرے اونچی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ مرد کی آواز بہت نیچی اور بھینچی بھینچی سی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ سن ہی نہ سکا کہ اس نے عالیہ کی بات کا کیا جواب دیا۔ ہاں، مجھے بھی احساس تھا، میں خود آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر کیا کرتی، سخت مجبور تھی۔ آذر نے وہاں آنے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے تو آج پھر میں اتنا بڑا رسک لے کر آگے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اچھا اچھا، خدا کے لیے آپ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں، یہ میری زندگی کا سوال ہے، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ عالیہ کی ملتجیانہ اور خوش آمدانہ سی آواز آئی۔ نہیں نہیں، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تمہاری مسرتوں اور سکون کی خاطر تو میں نے اپنی عزت اور جان کی بازی لگائی ہے۔ اچھا آؤ، آخری بار میرے گلے سے لگ جاؤ، پھر یا قسمت یا نصیب، نامعلوم کبھی ملنا بھی ہو یا۔ اور وہ جو اب تک بڑے ضبط و تحمل سے کام لے کر دروازے سے کان لگائے کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس کی شریانوں کے اندر چٹکتی ہوئی چنگاریاں اس کی غیرت نفس پر، اس کی شرافت اور مردانگی پر آتشی کوڑے بن کر گری تو اس کے پورے تن بدن پر آگ لگ گئی، اور اس نے توڑ دینے کے سے انداز میں دروازے کو اتنے زور سے دھڑ دھڑایا کہ دیواریں لرز اٹھیں۔ دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ ڈالوں گا، اس نے چیخ کر کہا، اور ادھر سناٹا چھا گیا، مگر وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ وہ چاہتا تو دوسرے دروازے سے بھی اندر جا سکتا تھا جو بیرونی سمت کھلتا تھا، مگر اس کا تو پورا وجود غصے سے کھول رہا تھا، اسے خیال ہی نہ آیا، اور ابھی اس نے دروازے پر مکہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ عالیہ نے اندر سے دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ دھوئے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑتی عالیہ چٹکنی گرتے ہی ایک کونے میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ کھولا اور پاگلوں کی طرح اسی دروازے کی طرف بڑھا جو بیرونی سمت کھلتا تھا۔ اس نے نوچ دینے کے سے انداز سے دروازے پر پڑا پردہ اٹھایا تو دروازہ اندر سے مقفل تھا، اور اس دروازے کو چند روز پہلے عالیہ کے خوفزدہ ہو جانے کے خیال سے اس نے خود مقفل کیا تھا، اور اب اس دروازے کے سوا اس شخص کے لیے جس نے اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کی غیرت کو للکارا تھا، فرار کی کوئی راہ ہی نہیں رہ جاتی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی خوابگاہ میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا۔ مقفل دروازے نے اسے اور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ اس نے مڑ کر خوابگاہ میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کونے میں دبکی، لرزتی کپکپاتی عالیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس پر اس طرح جھپٹا جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، ایسے شکار پر جو عین اس کی گرفت کی زد میں ہو۔ اور پھر اس نے عالیہ کا گریبان پکڑ کر بڑی بے دردی سے اسے جھٹکے دیتے ہوئے پوچھا، بتاؤ اسے کہاں چھپایا ہے؟ تم تو… عالیہ اس مرتبہ خود بھی ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ اب اس کا کوئی عذر، کوئی بہانہ اسے آذر کے غضب سے نہیں بچا سکتا تھا۔ فاحشہ عورت، بتا وہ تیرا آشنا کہاں ہے؟ تو اب تک میری آنکھوں میں دھول ہی جھونکتی رہی، مگر اب میں تجھے جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ بدچلن اور آبرو باختہ عورتوں کو مار ہی دینا چاہیے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر بولا اور اس کا گلا گھونٹ کر مار ہی دینا چاہتا تھا کہ وہ رکتے ہوئے سانسوں کے ساتھ بھینچی بھینچی آواز میں بولی، میں مر جانا پسند کروں گی، مگر آپ کو یہ راز کبھی نہیں بتاؤں گی۔ اور ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عین اس کی پشت پر بنے پارلر کے دروازے کو کوئی زور زور سے کھٹکھٹانے لگا، اور آذر کی گرفت نہایت غیر اختیاری طور پر اس کی گردن پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے خون بار نظروں سے ایک لمحے کو عالیہ کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف جس پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ ہوں، تو یہاں چھپا رکھا ہے اپنے، اس نے ایک بہت غلیظ سا لفظ کہا اور عالیہ کو ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ عالیہ دروازے سے پیٹھ لگا کر تن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، آپ اسے نہیں کھول سکتے، جب تک میں زندہ ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر اس نے ایک جھٹکے سے عالیہ کو دروازے کے آگے سے ہٹا دیا اور چٹکنی کھولنے لگا تو عالیہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے آذر،
میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، ان کی راہ میں حائل نہ ہوئیے، نہیں تو ہم سب کی قسمت تاریک ہو جائے گی۔ مگر اس نے عالیہ کو اٹھا کر پوری قوت سے پٹخ دیا اور ہاتھ بڑھا کر دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ اسی دم دروازہ کھلا اور جو کوئی بھی دروازے پر نمودار ہوا اسے دیکھ کر آزر ایک لمحے کو تو چونک ہی گیا، پھر اس کی خون بار آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی بھٹی سلگ اٹھی۔ تو یہ تم ہو، خود اپنی عزت اور ناموس کے دشمن، بہن کے دلال، ہٹو میرے راستے سے، میں بھی تو دیکھوں تم نے اپنے شکار کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ تمیز سے بات کر گستاخ، مجھے اپنی بہن کا پاس نہ ہوتا تو تمہاری اس ذلیل گفتگو پر ہی تمہارا جبڑا توڑ کر رکھ دیتا۔ عالیہ کا بڑا اور اکلوتا بھائی مظہر آذر کی اخلاق سوز گفتگو سن کر اپنے آپے میں نہ رہا اور آذر نے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ذلیل کمینے، عورتوں کے دلال، تم میں اتنی ہمت ہے کہ میرا جبڑا توڑ دو گے؟ بے غیرت انسان، میں تمہارے سارے دانت تمہارے حلق میں گھسا دوں گا۔ آذر بھی غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور قریب تھا کہ دونوں گتم گتھا ہو جاتے کہ فرش پر پڑی کراہتی ہوئی عالیہ تیزی سے گھسٹتی ہوئی ان دونوں کے نزدیک آ گئی اور چلا کر بولی، بھائی جان، آپ کو میرے سہاگ کا واسطہ، آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں غصے اور لاعلمی میں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو امی کی قسم، بھائی جان، اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم۔ اور پھر شدت گریہ سے عالیہ کی آواز بند ہو گئی۔ مظہر نے ایک نظر اپنی روتی اور فریاد کرتی بہن پر ڈالی اور پھر مضبوطی سے پکڑی آذر کی کلائیوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ عالیہ بھائی کے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر خوف و ہراس کی وجہ سے اس کے اشک بھی رک رک کر بہہ رہے تھے۔ آذر پر ابھی تک جنون سوار تھا۔ وہ مظہر کا گریبان پکڑے کھڑا تھا اور اس کی اس حرکت پر عالیہ بڑی ملتجی نظروں سے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں چھوڑ دیجیے آذر، میں حلفیہ کہتی ہوں کہ ان کے سوا یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ مگر آذر پر اس کی بات کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا، تم مجھے مزید دھوکہ نہیں دے سکتی، بدکار عورت، میں تمہارے اس بدمعاش بھائی کو بھی مزہ چکھائے بغیر نہ رہوں گا۔ اور اپنی اس اہانت پر مظہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے پوری قوت اور جذب سے آذر کو دھکا دیا تو آذر پیچھے کو ڈول گیا اور تبھی عالیہ ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ آذر پلیز، صرف ایک بار اور میری بات سن لیجئے۔ آپ کو اماں جان کی قسم، صرف آخری بار میری بات سن لیجئے، پھر چاہے آپ میری جان بھی لے لیجئے گا۔ اور وہ جو سنبھل کر اس کے بھائی پر جھپٹنا ہی چاہتا تھا، عالیہ کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو جانے پر نہ جانے کیوں اپنی جگہ پر ساکت سا رہ گیا۔ خوف و دہشت کی وجہ سے اس سمے عالیہ کے آنسو بھی آپ ہی آپ خشک ہو گئے، مگر اس کی فک رنگت، خشک ہونٹ اور کانپتا لرزتا وجود، عالیہ کی یہ ساری کیفیات دھوکہ، فریب، ریا اور مکاری کی مظہر ہرگز نہ تھی۔ شاید اسی ایک احساس نے آذر کو اپنے ارادوں سے باز رکھا تھا۔ ہاں، بتا دو آج اسے سب کچھ عالیہ، کوئی بات بھی نہیں چھپانا، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہنا۔ مظہر آذر کے غضبناک سے موڈ میں سکوت پیدا ہو جانے پر یوں بولا جیسے عالیہ کی ہمت بندھا رہا ہو، یہ چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے آتے تھے اس لیے کہ ان کا وارنٹ نکلا ہوا تھا۔ اپنی بات بڑے کرب کے ساتھ ہونٹ بھینچ کر عالیہ نے کہی اور چھلکتی ہوئی آنکھوں کو آذر پر مرکوز کر کے رکت سے بوجھل آواز میں دل کا سارا کرب شامل کر کے بولی، یہ گھر میں بھی نہیں رہ سکتے، وہاں بھی چوری چھپے جاتے ہیں، اسی طرح مجھ سے بھی ملنے آ جاتے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں سختی سے یہاں آنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر اب یہ کبھی یہاں نہ آئیں گے۔ یہ ان سے میری آخری ملاقات ہے آذر، کیونکہ یہ کل سعودیہ عربیہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اوہ، تو یہ کہو کہ یہ یہاں سے منہ کالا کر کے کہیں بھاگ رہے ہیں، مگر کیا تم سمجھتی ہو میں اتنی آسانی سے اس ضمیر فروش اور خطرناک مجرم کو یہاں سے نکلنے دوں گا؟ میں تو اب اسے پولیس کے حوالے کر کے ہی دم لوں گا۔ آذر نے عالیہ کی ساری بات نہایت تحمل اور خاموشی سے سنتے رہنے کے بعد بڑے حقارت آمیز لہجے میں کہا، نہیں نہیں آذر، آپ انہیں پولیس کے حوالے نہ کیجیے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کے یہاں ڈاکہ ڈالا ہے، نہ چوری ہی کی ہے، یہ تو گردش ایام میں آگے ہیں۔ آذر کی دھمکی پر عالیہ تڑپ کر بولی، نہیں عالیہ، یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اسے کر لینے دو، اگر تباہی اور بربادی ہی میرا مقدر بن گئی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ مظہر نے بڑے یاس بھرے لہجے میں کہا اور پھر آذر سے بولا، تمہیں اس سلسلے میں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، البتہ تم سے اگر ہو سکے تو تھانے تک میرے ساتھ چلو۔ اجی نہیں، آپ اپنے پیروں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ وہ لوگ خود ہی آ کر آپ کو یہاں سے اٹھا لیں گے، بس تھوڑا سا انتظار ضرور کرنا پڑے گا۔ آذر نے بڑے جلے بھنے لہجے میں کہا اور فون کرنے کی غرض سے پارلر میں جانے لگا۔
तो सारा डर और खौफ बलाए ताक रख कर आलिया उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। मैं अपनी जान दे दूंगी आज़र, मगर आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी जो मेरे पूरे खानदान की तबाही का बायस बन जाए। मैंने बकौल आपके अगर धोखा ही दिया है तो सिर्फ अपनी मसलहतों के तहत, और एक माँ जैसे छुप कर मिलना कोई ऐसा जुर्म तो नहीं जिसकी मुआफ़ी ही ना हो। आलिया ने बड़ी जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा, हूँ माँ जाया, मुजरिम और रूसिया कहो। आज़र ने अपनी दानिस्त में बड़ी गहरी चोट की। ठीक है, अगर ये मुजरिम और रूसिया भी हैं तो इन्हें एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने पर जो आपकी नज़रों में नाकाबिले तलाफ़ी है। आपकी वालदा और बहन ने ही मजबूर किया था। आलिया बड़े तल्ख लहजे में बोली, मेरी माँ का नाम न लो जलील औरत। वो बफर कर बोला, क्यों ना लूँ आपकी माँ का नाम, वही तो इस सारी तबाही की असल जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही तो जहेज में देने के लिए कीमती और किस्म किस्म की चीज़ों का मुतालबा कर करके हमें इस हाल को पहुंचाया है कि भाईजान घर से बेघर हो गए हैं, अम्मी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और बहनों का चैनो सुकून बर्बाद। सुनो बदजात औरत, अब अगर तुमने अम्मा का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम ये ना समझना कि तुम्हारे भाई के ड्रामे में आकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लीजिए, ये मेरा मुंह हाजिर है, आप इसे तोड़ें या मसख कर दें, मगर आज मैं वो सब कहे बगैर न रहूंगी जिसने पूरे 3 साल से मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। आलिया ने गुस्से में अपना चेहरा उसके सामने करते हुए कहा। जाने क्या बात थी कि उसने आलिया की इस जुर्रत रिंदाना पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। वही कड़े तेवर लिए होंठ बीचे खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी शोलों की लपक थी। हमने तो अपनी सफेद पोशी कायम रखने के लिए अपनी ज़ाहरी हैसियत ही बना रखी थी, क्योंकि अब्बा मियाँ हमारी कमसिनी में ही इंतकाल कर गए थे। उन्होंने जो थोड़ा बहुत असासा छोड़ा था, बस उसी के सहारे हम परवान चढ़ते रहे। अम्मी जान ने अपनी सारी पूंजी भाईजान की तालीम पर लगा दी थी। खुदा खुदा करके वो इस काबिल हुए कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो हमने इत्मीनान का सांस लिया। एक जज़ब और रवानी से अपनी बात कहते कहते आलिया के गले में धमक सी होने लगी, तो उसने खनकार कर अपना गला साफ किया। मगर गमो यास की बदलियां फिर पलकों की सरहदों पर जमा होने लगी थी। जब्त की हजार कोशिश के बावजूद जिनसे चंद बूंदें रुखसारों पर टपक गईं। भाईजान को लायलपुर की एक मिल में चीफ अकाउंटेंट की नौकरी मिली थी। तनख्वाह कुल 10,000 थी और ये अपना खर्च रख कर बाकी सारी तनख्वाह अम्मी को भेज देते थे। और इस तरह 6,000 रुपये माहवार हम 5 दमों के सर आते और दबे पहुंच जाते। मगर अभी भाईजान को मुलाजमत करते 6 माह बिना गुजरे थे कि एक दिन आपकी वालदा और बहन मुझे देखने आ गईं। अम्मी इस वक्त मेरी शादी करने की पोजीशन में बिल्कुल न थीं और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अभी मैंने आलिया का जहेज तैयार नहीं किया और ना इस काबिल हूँ कि जल्दी शादी कर सकूं। लेकिन बदकिस्मती से अम्मा जान और बाजी को मैं इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने हमारे दरवाजे की मट्टी ले ली। सुनो, मैं ऐसी कोई बकवास सुनने का मुतहम्मल नहीं, और तुम ख्वामखा अपने भाई की सफाई में कुछ ही कह दो, मैं वही करूंगा जो मेरा फर्ज है। वो आलिया के बदकिस्मती कहने पर खोल उठा। मैं भी आपके इरादों में हायल नहीं होंगी, लेकिन कम अज कम मुझे भी तो एक बार दिल की भड़ास निकालने का मौका दीजिए। अम्मा जान ने मुझ पर कौन सा सितम नहीं तोड़ा। इतनी अहानत अमेज गुफ्तगू और दिल आजार बातों से मेरा दिल जिगर छलनी करके रख दिया। मेरे हर काम में ऐब निकाले, मेरी जरा जरा सी बात पर नुक्ताचीनी की, मुझे मेरी गरीबी के ताने दिए, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि अब ख्वाह आज़र इसे डॉक्टरनी को दिखाए या ना दिखाए, मैं तो अपने बच्चे की दूसरी शादी कर दूंगी। लेकिन क्या मैं आपके सामने कभी हुर्फ़े शिकायत जुबान पर लाई? क्या मैंने कभी अम्मा के खिलाफ आपके कान भरे? क्या मैंने? ये सब बेकार बातें हैं आलिया, और उन्हें जताने से कोई फायदा भी नहीं। ये जो कुछ भी करना चाह रहा है इसे करने दो। मैं बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मज़हर, जो अब तक बिल्कुल खामोश और सुता-सुता सा चेहरा लिए खड़ा था, उसने आलिया की बात किता करके कहा, नहीं भाईजान, आज मुझे सब कुछ कह लेने दीजिए, वरना मेरे अंदर जलती नामुरादियों की आग मुझे भस्म करके रख देगी। आलिया यूं बोली जैसे आहो बका कर रही हो। आज़र बदसतूर अपने उसी खूनख्वार मूड में खड़ा था और आलिया को बुरी तरह घूर रहा था। अम्मी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था, मगर अम्मा जान और बाजी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई। जब तक निस्बत करार नहीं पाई, यही कहती रही कि हमें सिर्फ आलिया चाहिए, आप जहेज वहेज की फिक्र ना करें, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम खुद अपनी बेटी के लिए सब कुछ बना लेंगे। मगर इसके बावजूद भी अम्मी मेरा जहेज जमा करती रही। लेकिन जब निस्बत करार पाई तो अम्मा जान और बाजी की हकीकत खुलकर सामने आ गई और हर दूसरे तीसरे दिन इसी टो में हमारे घर आती कि अम्मी जहेज में मुझे कौन कौन सी चीज़ें देने का इरादा रखती हैं। अम्मी को भी एहसास था कि एक मतमूल घराने में उन्होंने बेटी की बात ठहराई है, अपनी हैसियत से ज़्यादा उन्हें भी करना होगा।
کیونکہ اس وقت تک اماں جان اور باجی نے کھل کر ان سے کچھ نہ کہا تھا، مگر ادھر تاریخ ٹھہرنا اور ادھر اماں جان کے نتنے مطالبات بڑھتے ہی چلے گئے، اور پھر امی کو مجبور ہو کر بھائی جان کو لکھنا پڑا۔ عالیہ نے ایک تسلسل کے ساتھ بولتے بولتے ایک زور کی سسکی لی اور اتنی دیر سے رکا سیلِ اشک ایک دم ہی بہہ نکلا۔ تاریخ ٹھہر گئی تھی، دعوت نامے چھپنے چلے گئے تھے، اور ادھر لوگوں کی انگشت نمائی کا خیال تھا۔ امی انکار ہی نہیں کر سکتی تھی، ویسے بھی کون سی ماں ایسی ہوگی جو اپنی بیٹی کا سکھ اور چین دیکھنا نہ چاہے گی، مگر اماں جان کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرنا امی کے بس میں نہ تھا۔ پھر بھی انہیں دنیا کی نظروں میں اپنا بھرم اور اپنی عزت تو قائم رکھنی ہی تھی، اور بھائی جان کی مدد لیے بغیر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ گو انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا بیٹا اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ شادی کے اخراجات ہی ادا کر سکے۔ جہیز جمع کرنا اور اماں جان کی خواہش کے مطابق جمع کرنا تو بڑی بات تھی، پھر بھی یہ بہن کی زندگی کا معاملہ تھا، اپنے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ اس نے اپنی عزت داؤ پر لگا کر آفس کے اکاؤنٹ میں سے 3 لاکھ روپے خرد برد کر کے ماں کو بھجوا دیے، اور یوں اپنی عزت اور جان پر کھیل کر ساری زمانے کی خواری اپنے سر لے لی۔ یہی تو میری بیوہ ماں اور بہنوں کا واحد سہارا تھے آذر، اب یہ نوبت ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو ڈھنگ سے کھانے کو بھی نصیب نہیں۔ عالیہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ سب کیا دھرا آپ کی ماں اور بہن کا نہیں ہے؟ کیا ان کی وجہ سے ہمارے خاندان پر یہ مصیبت نہیں آئی، جس کے نتیجے میں آج میرا جان سے پیارا اکلوتا بھائی بے در اور بے گھر ہو کر چوروں کی طرح چھپا چھپا پھر رہا ہے؟ امی نے جو کچھ بھی ان کے پاس بچا کچا تھا سب کچھ بیچ ڈالا، پھر بھی 3 لاکھ کی رقم وہ کس طرح سے پوری کر سکتی تھی؟ عالیہ نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ اشکوں کی یلغار میں بڑی بے بسی سے کہا، اور وہ جو شروع ہی سے اماں کی زیادتیوں سے واقف تھا اور عالیہ کی کسی بات کی نفی کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، ساری حقیقت جان لینے کے باوجود بھی اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ بہرحال مجھے ایک چور اور غاصب شخص کی بہن کی رفاقت بالکل منظور نہیں۔ اماں واقعی بالکل ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ ہم بہت غلط جگہ پھنس گئے ہیں، لیکن میں کہیں پھنسنے وسنے کا قائل نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، وہ اپنی نفرت میں ایک کراہیت سی شامل کر کے بولا، اور عالیہ نے بڑی بے بسی سے مظہر کی طرف دیکھا۔ لیکن اس نے تو کوئی ایسا قصور نہیں کیا آذر، تمہیں جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرو، کیونکہ اپنی مجبوریوں کے تحت غبن تو میں نے کیا ہے۔ مظہر نے قدرے عاجزی سے آذر کو مخاطب کر کے کہا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا فرار ہونے میں مدد کروں گا؟ اس نے ایک زہر کھنسے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجیے آذر، خدا کے لیے آذر یہ رحم کر دیجیے، ورنہ میری ہی نہیں میری دونوں بہنوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آخر آپ بھی تو 2 بہنوں کے بھائی ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر خدا نہ خواستہ بھائی جان کی بجائے آپ کو ایسے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ میرے بھائی نے تو میری خوشیوں کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر لی، خدا را انہیں جانے دیجیے آذر، یہ وہی رقم واپس کرنے کے ارادے سے تو جا رہے ہیں، ان کی زندگی بالکل تو تباہ نہ کیجیے۔ اور پھر روتی بلکتی عالیہ نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ وہ کچھ دیر تو بت کی طرح ساکت سا کھڑا رہا، پھر اس کی گرفت سے اپنے پیر چھڑاتے ہوئے بولا، اچھا جاؤ، مگر جس قدر جلد ممکن ہو سکے تم دونوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں اب ایک منٹ کے لیے بھی تم دونوں کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ، عالیہ نے جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مظہر کی طرف دیکھا، جس کے تھوڑے تھوڑے بجھے ہوئے چہرے پر بڑی تیزی سے رنگ بدل رہے تھے۔ عالیہ بھی ایک منٹ ضائع کرنا نہ چاہتی تھی، اس کے لیے یہی کیا کم تھا کہ آذر نے اس کے بھائی کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گو بھائی کے چہرے سے شرمندگی اور تعصب صاف عیاں تھا، مگر اس نے اس کی ہر کیفیت کو نظر انداز کر دیا۔ آئیے بھائی جان، اس نے دوپٹے سے اچھی طرح سر ڈھانپتے ہوئے پست سی آواز میں کہا، اور پھر بھائی کا ہاتھ پکڑ کر خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر قدم بڑھا کر پارلر میں آ کھڑا ہوا، اور جانے کتنی ہی دیر کھڑا رہا تھا اور کیا کیا سوچتا رہا تھا کہ وقت کے گزرنے کا اسے احساس ہی نہ رہا تھا۔ البتہ عالیہ کے آخری فکرے دور سے آتی کسی آواز کی طرح اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر خدا نخواستہ بھائی جان کی بجائے آپ کو ایسے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ میرے بھائی نے تو میری خوشیوں کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر لی۔ او ڈیمٹ اٹ، نامعلوم اپنی کس سوچ کے تحت اس کے منہ سے نکلا، اور تب ہی باہر کار کا انجن بند ہونے کی آواز آئی۔ شاید اعظم آ گیا تھا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ کچھ سوچ کر پہلے باہر جانے کے ارادے سے پارلر سے باہر نکلا، مگر پھر پلٹ کر الماری کی طرف بڑھا اور اس کی بالائی دراز کھول کر اس میں سے کوئی چیز نکالی اور جیب میں ڈال کر باہر آ گیا۔
बाहर आजम खड़ा था जो उसे देखते ही बोला, कमाल है भाईजान, यानी कि आप यहाँ आ भी गए हैं और उधर मैं आपको लेने आपके ऑफिस पहुंचा तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हूँ, बस जरा जल्दी उठ गया था। खैर लाओ, कार की चाबी कहाँ है? उसने यूं जवाब दिया जैसे अपने होश में ना हो। आजम ने जेब से चाबी निकालकर उसे थमाई तो वो फौरन ही कार की तरफ बढ़ गया। अपिया अपिया दूल्हा भाई आए हैं। आलिया की सबसे छोटी 12 साला बहन नाइला ने बड़े वहशतनाक तरीके से ज़ारो कतार रोती हुई आलिया का शाना हिलाकर इत्तला दी तो आलिया के होश उड़ गए। करीब बैठी हुई आंसू बहाती हुई बहनों के रंग फक हो गए और उसकी अम्मी को इख्तलाज होने लगा। मगर मजहर पुरसकून सा बैठा रहा। देखा भाईजान, मैंने आपसे कितना कहा था कि इस वक्त कहीं और चले जाइए, मगर आप माने ही नहीं। और अब वो खुद आ गए। आलिया ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछकर मजहर से कहा, हाँ खुदा खैर करे, नामालूम किस इरादे से आया है। बेटे, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, अभी तो उसने तुम्हें देखा भी नहीं। आलिया की अम्मी इख्तिलाज की वजह से लरजती कांपती आवाज में बोली, और तभी वो अंदर आ गया। हालांकि इतनी बेतकल्लुफी से कभी अंदर नहीं आया था। नहीं, मैंने इन्हें देख लिया है, उसने आते ही कहा तो मजर समेत सबको सांप सूंघ गया। आलिया ने दहशत ज़दा से अंदाज में उसकी तरफ देखा और फिर घबरा कर उठकर खड़ी हो गई। मैंने उन्हें ही नहीं देखा बल्कि और भी बहुत कुछ देख और समझ लिया है। उसका लहजा बहुत अजीबो गरीब सा था और उसके चेहरे पर एक नाकाबिले फहम सी मुस्कुराहट खेल रही थी। बहरहाल आदाब अर्ज करता हूँ अम्मी जान। उसने अपने उसी अजीबो गरीब अंदाज में उसकी अम्मी को आदाब करके गोया उन सबके खुश्क होते खून को बिल्कुल ही मुंजमद करके रख दिया। आलिया की अम्मी अपनी बदहवासी और घबराहट में उसके सलाम का जवाब भी न दे सकी। आप यहाँ क्यों आए हैं? आखिर आलिया से ना रहा गया तो उसने पूछ ही लिया। मुझे पकड़वाने की गर्ज से आए हैं, और भला ये किस लिए आ सकते हैं? क्या अपने साथ पुलिस भी लाए हो या उसके आने के इंतजार में खड़े हो? मजर ने बड़े तल्ख से लहजे में कहा, जिस घर से भी आया हूँ अभी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो कदम बढ़ाकर आलिया और मजर के दरमियान आ खड़ा हुआ। मगर बेटे, तुमने कुछ तो हमारे और अपने रिश्ते का लिहाज किया होता। क्या तुम ये भूल गए कि हमारी बदनामी तुम्हारी रुसवाई का बायस भी बन सकती है? आलिया की बावकार वालदा ने बड़े गिला आमेज लहजे में कहा, ये आप उससे गिले शिकवे करके अपनी अहानत क्यों करा रही हैं अम्मी? उसके दिल में अगर थोड़ा सा भी खुदा का खौफ होता तो ये आपकी बेगुनाह बेटी को अपने घर से ही क्यों निकालता? बहरहाल मिस्टर आजर, मैं भी हर तरह से तैयार हूँ। आप पूरे इत्मीनान से अपने दिल के अरमान निकाल सकते हैं। मजर ने जले कटे से अंदाज में कहा, मुझे इस कदर भी शर्मिंदा ना कीजिए भाईजान। मैं पहले ही आपकी शान में सख्त गुस्ताखी का मुर्तकब हो चुका हूँ। आजर ने एकदम ही बड़े माजरती लहजे में कहा। तो थर थर कांपती आलिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आखिर इन बातों से आपका क्या मतलब है? क्या मुझे निकाल कर भी आपके दिल का गुबार हल्का नहीं हुआ? नहीं, बल्कि कुछ सिवा ही हो गया है। मगर यह नदामत और तासुफ का गुबार है आलिया। वो वाकई नादम से लहजे में बोला, आखिर तुम हमारी परेशानियों में इजाफा करने पर क्यों तुले हुए हो बेटे? हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। खुदा गवाह है बेटे, हमने आलिया को जो कुछ भी दिया है अपने बिसात से बढ़कर ही दिया है। गो वो भी तुम्हारे शायान शान नहीं मगर हमारी। उफ़ो अम्मी जान, इस वक्त आप ही इन सब की इज्जतों के मुकाबले में मेरी ढाल बन सकती थी। मैं आपकी बुर्दबार और बावकार शख्सियत से कुछ ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता करके आया था, मगर आप भी मुझ पर फिटकार के डोंगरे बरसाने लगी। मगर एक नाहंजार बेटे के लिए माँ अपनी ममता का दामन इस तरह तही तो नहीं करती जैसा आप कर रही हैं। वो आलिया की अम्मी के करीब घुटनों के बल बैठता हुआ बोला। उसकी गुफ्तगू से एक बार फिर सब सन्नाटे में आ गए। आलिया ठीक ही कह रही थी अम्मी जान, कि ये सब कुछ किया धरा हमारा ही है जो आप पर मुसीबतों के पहाड़ बनकर टूटा है। उसने मुड़कर अपनी गुफ्तगू को समझने में कोशां खामोश खड़ी आलिया पर एक नज़र डाली और फिर आलिया की अम्मी से मुखातिब होकर बोला, लेकिन मेरा भी खुदा गवाह है, या फिर आलिया, कि मैं ऐसी लग़व और दूसरों को मुसीबत में मुब्तला कर देने वाली रस्मों के खिलाफ था। मैंने खुद भी आलिया को किसी जहेज की कमी या ज्यादती का ताना नहीं दिया। आप खुद उनसे पूछ सकती हैं कि मैंने इन्हीं की वजह से अम्मा की खफगी मोल ली है। और सच पूछिए तो मुझे मालूम ही ना था कि अम्मा और बाजी ने आपसे किस किस चीज़ का मुतालबा किया है। बल्कि मैंने तो इन दोनों को सख्ती से मना कर दिया था कि वो आप लोगों से किसी किस्म का कोई मुतालबा ना करें, वरना मैं सिरे से शादी ही ना करूंगा। वो गोया अपनी सफाई में बड़ी तफसील से बोला, हाँ बेटे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अपनी ज़ात से तो तुम बहुत ही अच्छे हो। और वो उसकी अम्मी की बात नज़रअंदाज करके बोला,
निकाह वाले रोज यहाँ जो कुछ हुआ था उसमें भी मेरी मर्जी को कोई दखल न था, बल्कि मुझे तो आज तक मालूम ही ना हो सका कि आखिर किस्सा क्या था। आपकी अम्मी ने पहनावनियों में आपके भाई और बहनोई के लिए स्कूटर मांगा था। आलिया से छोटी बहन नाइमा झट से बोली। तो उसकी अम्मी ने उसे घूर कर देखा और बोली, हाँ बेटे, असल में उन्होंने वक्त के वक्त मांगा था। अगर पहले से बता देती तो मैं स्कूटर का भी इंतजाम कर देती। लेकिन अम्मी जान, खाला जान के झगड़ा करने के डर से आपने वक्त के वक्त स्कूटर के पैसे तो दे दिए थे। नाइला फिर बोल उठी थी। मगर झगड़ा तो मेहर की रकम पर हुआ था अम्मी। नाइमा से छोटी बहन आलमा भी बोले बगैर न रह सकी। खैर, जिस वजह से भी हुआ था तुमको इससे मतलब, तुम खामोश बैठी रहो। आलिया की अम्मी ने उसे डांटा तो आलिया बोली, हाँ, बड़ों की बातों में दखल नहीं दिया करते आलमा। कमाल है, अम्मा ने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे लिए और यहाँ खबर तक ना हुई। आज़र शर्मिंदा और मलूल से लहजे में बोला, नहीं, मेहर पर झगड़ा तो बाजी ने किया था। खुद ही अंदलुप तलब देने का वादा किया था और ऐन निकाह के वक्त खुद ही मुकर गई थी। आलिया बोली, खैर छोड़ो इस किस्से को, शर्मिंदगी तो एक तरफ मुझे सख्त तकलीफ पहुंच रही है। आज़र इस तरह मुंह बनाकर बोला जैसे वाकई उसे सख्त तकलीफ हो। अम्मा और बाजी की बातों से आप लोगों ने ही, मैंने और आलिया ने भी काफ़ी तकलीफ उठाई है, मगर एक फ़ायदा भी हुआ है, और वो ये कि मैं खुद एक बड़ी तबाही से बच गया हूँ, वरना मेरी आंखों पर खुद गर्जी और मादा परस्ती की पट्टी बंधी रहती तो मेरा भी वही हश्र होता जो नादान और नाआकबत अंदेश लोगों का होता है। लेकिन ये पट्टी मैंने उतारी है। आलिया मुस्कुराकर दबी जुबान से बोली, हाँ, इसका सहरा भी तुम्हारे ही सर है। तुमने मुझे ठंडे दिल से सारी बातों पर गौर करने का मशवरा दिया था। तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बातों की रोशनी में मैंने वाकई ठंडे दिल से गौर किया तो यूं महसूस हुआ जैसे बरज़ख में खड़ा हूँ, जहाँ इज़्तिराब ही इज़्तिराब होता है, तमन्नाओं और आरज़ुओं की धूल उड़ती रहती है, जहाँ उमंगें भी होती हैं तो ऐसी तड़पती और सिसकती कि इंसान के पास अपनी पिछली ज़िंदगी के अमालों पर नोहा करने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो मैंने सोचा, अभी तो मेरी अगली ज़िंदगी शुरू नहीं हुई, क्यों ना मैं अपने अमालों का बोझ हल्का करके अपनी अर्जी जन्नत पालूं। इसीलिए मैं आप सबसे अपने गुनाह बख्शवाने चला आया। अरे अरे, तौबा करो बेटे, गफूरुर रहीम तो वो है, क्यों हमें गुनाहगार कर रहे हो। आलिया की अम्मी रिक्कत आमेज लहजे में बोली। बड़े ही रिक्कत आमेज और असर अंगेज लम्हात थे वो, जिन्होंने तकरीबन सभी के कलूब को बोझल और आंखों को नम कर दिया। खुद आज़र की आंखों के गोशे भी नम हो गए। फिर दोनों एक दूसरे से अलहदा हुए तो आज़र ने जेब से कोई चीज़ निकालकर मज़हर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब भाई ही कहा है तो अब कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ये चेक बुक हाजिर है। जिस कदर रकम दरकार हो आप मेरा चेक काट कर ले सकते हैं। रह गया वारंट वगैरह का मामला, तो मैं आपकी ज़मानत देकर पुलिस वालों को कुछ खिला पिलाकर एक दो दिन में ही ख़त्म करा दूंगा। मगर मज़हर ने ना सिर्फ अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए बल्कि चंद कदम पीछे भी हट गया और बड़ी खफ़त से बोला, नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो, मेरे लिए तुम्हारा ये खलूस ही काफ़ी है। खुदा की कसम, भाई समझ कर दे रहा हूँ, साला समझ कर नहीं। अगर आपने कबूल ना किया तो मेरा दिल टूट कर रह जाएगा। आज़र ने ज़बरदस्ती वो चेकबुक मज़हर की कमीज़ में ठूंसते हुए कहा, और जवाब में मज़हर तो क्या, कोई भी कुछ न कह सका। शायद सभी शर्मिंदा और खफीफ हो रहे थे। आज़र माहौल को खुशगवार बनाने की गर्ज से वहीं फर्श पर आलिया की अम्मी के पास बैठता हुआ बोला, चलो भाई नाइमा, तुम ज़रा मेरा सर खुजाओ, और हाँ नाइला, तुम मेरे हाथ दबाओ, और तुम आलमा ज़रा जल्दी से मुझे लखलखा सुंघाओ। और सभी उसकी बात पर हंस दिए। अरे ये लखलखा सुंघाने की नौबत क्यों आ गई? आलिया की अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा। बस वो ज़रा अम्मा के कारनामों से होश गुम होते जा रहे हैं। उसने बड़ी बर्जिस्तगी से जिस तरह गर्दन डालकर कहा, हल्के फुल्के कहकहों से फिजा में रची तमाम कसाफत दूर हो गई। बच्चियां फौरी तौर पर उसके हुक्म की तामील में उसके इर्द गिर्द बैठी उसके नाज बरदारियां कर रही थीं, और तमानियत का गहरा एहसास लिए बेड से पुश्त टिकाए और आंखें बंद किए वो सोच रहा था, आज मैंने खुलकर बात की है तो बच्चियां मुझसे कितनी अपनायत से पेश आ रही हैं, वरना बेचारियां अपने हालात की वजह से कैसी डरी डरी सी रहा करती थीं कि मुझे देखते ही इधर उधर कोनों में छुप जाया करती थीं। आज़र बेटे, अगर थकन महसूस हो रही है तो आराम से पलंग पर लेट जाओ। उसे आंखें बंद किए बैठा देखकर आलिया की अम्मी ने बड़े दुलार से कहा, ओ नहीं शुक्रिया अम्मी जान, मुझे इन नन्ही नन्ही चूहियों के पास बैठकर बड़ा ही लुत्फ आ रहा है। उसने आंखें खोलकर नायला की नाक खींचते हुए कहा तो आलिया की अम्मी खुश होकर उठती हुई बोली, बच्चियों, अपने दूल्हा भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही, किसी से इतना भी ना हुआ कि चाय की एक प्याली ही दे दो।
आलिया की अम्मी इशारे से मजर को भी उठाकर अपने साथ ले गईं और उनके जाते ही बच्चियां भी उठकर चली गईं। तो आजर ने सर निहुड़ाकर और भून चढ़ाकर आलिया की तरफ बड़ी मानी खेज नजरों से देखा और बोला, देखा किस तरकीब से तखलिया कराया है अम्मी जान ने। मगर आलिया खामोश ही बैठी रही। ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि तन्हाई मिलते ही तुम खूब फेल मचाओगी, बल्कि मुर्गा तक बनाने से दरेग ना करोगी। फिर भी तुमसे मेरी ये इल्तमास है कि मुझे माफ़ कर दो ना यार। शर्मिंदगी बजाते खुद एक एतराफ़ होता है इंसान की अपनी कोताहियों और ज़्यादतियों का, लेकिन उसकी मार भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इंसान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आज़र? मेरा दिल तो इस वक्त भी आपकी तरफ से साफ था, जब जब आपके कहने पर मैं आपके घर से निकलने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर भी वो उससे हद दर्जा मुतासर होकर बोला, मेरा ज़मीर तो मुजरिम है। खैर आओ अभी मेरे साथ घर चलो ताकि मैं। आगे उसने जो कुछ कहा, लौं तक सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ आलिया कदरे घबराहट का इजहार करते हुए बोली, अच्छा मेरा हाथ तो छोड़िए, कोई आ गया तो आ जाए, यही देखेगा ना कि एक शौहर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ रखा है। वो आलिया की घबराहट से खित उठाकर बड़ी लापरवाही से बोला, हूँ शर्म तो नहीं आती? आलिया ने महजूब से अंदाज में कहा, आए भी कैसे, जबकि सारी शर्म पर तो तुम कब्जा किए बैठी हो। खैर चलो उठो। लेकिन अम्मी आपको बगैर खाना खिलाए जाने ही नहीं देंगी। जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि वो क्या कर रही हैं। मैं खाना तो जरूर खाऊंगा, मगर इस शर्त पर कि अम्मी जान इस सिलसिले में कोई एहतमाम ना करें। जो कुछ भी मौजूद है बस वही खिला दें। उसने जाती हुई आलिया को ताकीद की और फिर उसके पीछे ही बावर्ची खाने में आ गया, जहां आलिया की अम्मी, बहनें और मजहर सभी मौजूद थे। वो भी उनमें जाकर घुल मिल गया और इस घर की बोझिल और कसीफ फिजाएं मुद्दतों बाद सबके खलूस और सच्चाई के मद भरे कहकहों से जाफराने जार होती रहीं। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।